सो वेलकम बैक मालिक। तो भारत माता की जय। मैडम तोड़ तोड़ मालिक। तो मालिक, ब्रेक के पहले अपन ने बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीका समझा कि कंपनी का कैसा क्या है। ये बैकग्राउंड था जिससे अपन ने बहुत सारी चीजें, मैं बोल रहा हूँ, अपन ने कॉन्सेप्ट एज सच अपन ने स्ट्रक्चर वाइज तरीका समझा है मालिक। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके की तरफ या इनके आंसर्स की तरफ मेनली। अब अपन को मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी और मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आपका यहां पर कवर होगा मालिक। हाँ। ओके, तो अगर थोड़ा सा देखा जाए तो अपने पास ओके कितने क्वेश्चन की लिस्ट है या कितने कॉन्सेप्ट की लिस्ट है मालिक। ओके, तो यहाँ पर वैसे इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में, अच्छा ये हैंग ही हो गया, ये अभी तक हिल भी नहीं रहा है। पागल है। ए प्रेम। हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है डन। चल चल, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। क्या? अब थोड़ी देर में करता मैडम, एक आधे घंटे, एक 15-20 मिनट जाने दीजिए, थोड़ा इधर का माहौल ठंडा होने दीजिए फिर। ओके। तो मालिक, अपने पास अपने पास जो सवाल है, ओके, पहला क्वेश्चन है अपने लिए फीचर्स, ठीक है मालिक। दूसरा है कॉर्पोरेट वेल। अब ये कॉर्पोरेट वेल क्या होता है वो कैसे देखेंगे अपन थोड़ी देर में। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास फीचर्स, फीचर्स ऑफ कंपनीज। कंपनी के फीचर्स क्या है क्या नहीं है वो अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा, कॉर्पोरेट वेल थियरी एक कॉन्सेप्ट रहेगा। इसके ये चालू करने के पहले हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, दैट इज डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के डेफिनेशन से ज्यादा हम लोग देखेंगे कंपनी एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल है, किसको एप्लीकेबल नहीं है। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है वो बेसिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इनकॉर्पोरेशन का। ओके, मैं बता दूं, ये स्ट्रक्चर मेरे को झेपेगा नहीं, इधर वाले ये स्ट्रक्चर झेपेगा नहीं। पहले दो सब क्वेश्चन ये स्ट्रक्चर ही है। ओके, इसके बाद मतलब अगर मैं देखूं तो पहला क्वेश्चन है आपका फीचर्स ऑफ कंपनी। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल, विल मतलब पर्दा। ओके, पर्दा। कॉर्पोरेट विल का कॉन्टेक्स्ट रहेगा, मैं डिस्कस करूंगा कैसे क्या पॉइंट आता। तीसरा सिनेरियो अपन देखेंगे क्लासेस ऑफ कंपनीज। क्लासेस ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने डिस्कशन के पॉइंट पे, क्लासेस ऑफ कंपनीज। और इसमें ना मल्टीपल क्लासेस है। ओके, 5 अलग अलग क्लासेस, 6 अलग अलग क्लासेस के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, बेस्ड ऑन शेयर कैपिटल, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पर्सन, बेस्ड ऑन होल्डिंग रिलेशनशिप। ओके, अलग अलग प्रकार है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, यानी अगर अगर पिछले आइटम का भी देखे तो इसमें से क्वेश्चन, और आप 2-3 आइटम पिछले देख लो, हर टाइम क्लासेस ऑफ कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है ही है। ओके, लगातार मतलब लगातार 3 अटेम्प्ट की बात करूं, उसके बीच में फिर एक अटेम्प्ट गायब था, फिर एक अटेम्प्ट, ऐसा है। क्लासेस ऑफ कंपनी स्टैंड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट मालिक। क्लासेस ऑफ कंपनी के साथ में, ओके, क्लासेस ऑफ कंपनी के बाद अपन पढ़ते हैं इनकॉर्पोरेशन के ऊपर। तो इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन 7 पढ़ते हैं, 7 के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है, डिस्कशन ही हो जाता। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद एक होएगा और एक कॉन्सेप्ट कैपिटल के ऊपर डिस्कशन। किसके ऊपर डिस्कशन? कैपिटल। अब ये थोड़ा सा ना वियर्ड है, मेरे को ये समझ में नहीं आया, इंस्टीट्यूट को कुछ ये डालने का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था। मतलब जो कैपिटल का कॉन्टेक्स्ट डाला है इन्होंने, ठीक है, ऑथराइज, इशूड, पेड अप शेयर कैपिटल एंड अदर थिंग्स है, लेकिन इन्होंने काइंड ऑफ शेयर कैपिटल भी बताया है, जिसके अंदर शायद आपको जानकारी होगी, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, इक्विटी शेयर होता है और प्रेफरेंस शेयर होता है। लेकिन इसके ऊपर ना बहुत डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए, इक्विटी के और अलग अलग प्रकार, प्रेफरेंस के और अलग अलग प्रकार, जो कि सीए इंटर में जाके आप पढ़ते हो। ओके, इस पर इधर इन्होंने खाली एक ओवरव्यू दे दिया, पर ओवरव्यू दिया भी क्यों है बिना कोई कॉन्सेप्ट के। तो दैट स्टैंड्स टू बी थोड़ा सा वियर्ड, बट ठीक है, दैट कैपिटल हैज बीन कवर्ड, इक्विटी यानी है सेक्शन 43 एक अलग से कवर किया है। तो उसमें 43, 44, 45 ये 3 सेक्शंस अपने साथ में कवर किए हैं, एक वियर्ड कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और इसके बाद आपके 2 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एमओए एंड एओए, जिसके अंदर मैं आपको ये गारंटी बोल सकता हूँ, एओए में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हो गए जो आपको झेपेंगे नहीं, और किसी भी को पूछोगे तो आपको इंट्रेंचमेंट वाला, वो जिंदगी चली जाएगी, इंट्रेंचमेंट, एनक्रोचमेंट हो जाएगा।
पर इंट्रेंचमेंट का ऑप्शन नहीं समझेगा, इंट्रेंचमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, और वो कहना क्या चाहता है, वो इंटरप्रिटेशन क्या करना चाहता है, लॉ, ओके, लॉ लॉ मेकर क्या बोलना चाहते हैं वही नहीं झेलता। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मतलब यानी शुरुआत तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता सर कि पहले ये पढ़ा दो सर, फिर एक काम करो जो ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, नहीं भाई मेरे को नहीं पढ़ाने का। रीजन सिंपल है, क्योंकि इसका ये पॉइंट है कि ये सीक्वेंस थोड़ा सा बेस है, ये बेस है, फिर इसमें से कुछ पॉइंट इधर आएंगे, फिर कुछ पॉइंट इधर आएंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस जो हम करेंगे सारी आत्माओं सारी सीक्वेंस में, ओके तो आप वैसे कंट्रोल कर लो, वैसे भी मैच में अपनी इंडिया की फील्डिंग है तो ज्यादा ठीक है, मतलब वो एक एडजस्टेबल है। थोड़ा सा मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल करना, वो मैच का स्कोर देखने के बजाय थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ फिर उसमें लिखने की कोशिश करना। देखो आई नो ओके इंडिया पाकिस्तान की मैच है, ये लाइफ में ऐसा बहुत कम टाइम मौका मिलता है सर, ओके ठीक है, पर तू स्टेडियम में नहीं गया है, समझा, स्टेडियम में जाने का मौका मिलता तो मैं लकी समझता, नहीं है ना, बाहर है ना, बाहर देखना ठीक है ना, एक हाथ पॉइंट है। अब फिर अभी आप बोल सकते थे सर ये बाद में भी कर सकते थे, ठीक है, पर अभी क्या मतलब, अभी ऐसी चीजें तो बहुत कुछ कर सकता था आगे पीछे यार, ऐसे तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती थी, पर ठीक है जो आ गया डिस्कशन आ गया। अभी देखो आपको समझना जरूरी है, मैं कौन हूँ, डायरेक्टर, मतलब वो भी अपन ने बनाया है जबकि हूं नहीं, पर मैं एटलीस्ट खुशी तो मना रहा हूँ कि आपके साथ डिस्कस कर पा रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। तो अभी मेरे को बताओ डायरेक्टर वही करेगा जो मेंबर बोलेगा, खत्म। और अपना खतरनाक मेंबर वाला तो खतरनाक मेंबर है ना यार, जो मैच वाला है उसका टोटल तो अलग ही होता है, वो आगे बोल के बैच लेने का, खत्म। आई माँ कसम, मैं बोला अरे भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो बोले मैं भी ले रहा हूँ ना औरंगाबाद में बैच, है ना, तो तू जरूरी है देखना, मैं बोला हाँ, हाइलाइट्स देखने का, क्या देखने का, समझ में आ रहा है। अब मेरे को बताओ क्या करेगा आदमी, तो इसीलिए थोड़ा सा आप जिक्र कर, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि कैसा हो जाएगा, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या दूसरे एक्ट और कंपनी एक्ट में डिफरेंस ये है कि कंपनी एक्ट आपके सिलेबस में पूरा नहीं है, तो दिक्कत ये है कि कभी एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका कोई रिलेटेड ही नहीं है, घंटा कोई मालूम नहीं पड़ने वाला आगे, और वो कॉन्सेप्ट इधर बीच में आट के अटक जाएगा। कंपनी एक्ट का प्रॉब्लम ये है, इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होगा, या दूसरे एक्ट आप देखोगे, सुगा में देखोगे, पार्टनरशिप में देखोगे, इसका कुछ नहीं हुआ तो अगले पीछे में उसका रिलेवेंस कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उसका कवर हो जाता है। यहां पर कुछ एक पॉइंट आएगा ओके, वो खत्म भी हो जाएगा क्योंकि इसका पूरा सेक्शन भी नहीं है ना, उसका रिलेटेड सेक्शन है इसके, क्योंकि आपको ओवरव्यू ऑफ कंपनीज एक्ट है, आपको डिटेल कंपनी एक्ट थोड़ा है, डिटेल कंपनी एक्ट तो 450 सेक्शन है। तो तू पढ़ कितने रहा है, तू 10 मतलब तू 9th सेक्शन तक कर रहा है, 9 10 तक तो थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है, उसके बाद 41 42 मतलब 40 43 44 45 ऐसे दो चार सेक्शन, तो 12 13 सेक्शन पढ़ रहा है उसमें, तो बोल रहा बहुत भयंकर लग रहा भाई, यहाँ पर ये सेक्शन है, इंटर में जाएगा 150 सेक्शन है, और फाइनल में फिर 450 सेक्शन है, तो तेरे लाइफ, हाँ तो क्या मतलब क्या गोटिया खेल रहा क्या बन, तो तेरा यही पॉइंट है, बस स्ट्रक्चर वाइज तुम ये बनाओ। तो अभी इसीलिए मैं आपको सचेत मतलब सब ये बताऊंगा कि सचेत रहिए, ओके एक्टिव रहिए, समझने की कोशिश करिए, ओके। पहला क्वेश्चन जाने के पहले सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके लिए जो आता है डिस्कशन में, दैट इज कॉल्ड ओके डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ओके सर डेफिनेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, कंपनी का डेफिनेशन ऐसा ही होता है ओके, जो यहां पर आगे मिलेगा आपको ओके, ये वाला पॉइंट पे ओके, अलग अलग डेफिनेशन पॉइंट पे अपन ने दिए हुए, लेकिन मैं आपको कंपनी एक्ट का एक डेफिनेशन बताता हूं। मैं डेफिनेशन पे जा रहा हूं, सबसे पहले डेफिनेशन की डिस्कशन करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन पॉइंट पे लाते हैं मालिक, ओके टाइम लीजिए, थोड़ा पॉइंट टाइम करिए, खत्म करिए मालिक। ओके सर मैं जब डेफिनेशन ऑफ कंपनी बोल रहा हूं तो कंपनी मतलब ओके यहां पर जब लॉ बोलता है तो लॉ बोलता है कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। क्या कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कोई कंपनीज एक्ट नहीं था, कौन सा था, 1956। तो सर 2010 में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, अच्छा 2010 छोड़ दो, इन्फोसिस, इन्फोसिस 1981 में कंपनी रजिस्टर हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई 1981 में, 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या वो कंपनी नहीं है आज, क्योंकि यहां पर कंपनी लॉ ने तो ऐसा बोला है कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, अगर इतना ही लिखते तो दिक्कत क्या होती थी, इन्फोसिस कंपनी नहीं होती थी, तो इसलिए उन्होंने क्या डेफिनेशन में डाल दिया, कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और बिफोर, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और एनी बिफोर एनी अदर एक्ट, कंपनीज के पॉइंट में आता है। पर ये सब डेफिनेशन निकले कहां से है, ये सब डेफिनेशन आए कहां से है, तो थोड़ी सी चर्चा की हुई है मालिक ओके, से एक दो तीन चर्चा है, ये खाली आपने समझना है, इग्नोर करना है, आगे बढ़ जाना है, रटना है सर नहीं, जिधर रटने की कैपेबिलिटी होगी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ओके मैं आपको ये वाला पॉइंट छोड़ दिए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेबल ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, ये पॉइंट को बाद में देखो। सबसे पहले आ जाओगे पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे हो, 5.2 पे, 5.2 पे कंपनी मीनिंग एंड इट्स फीचर्स, ओके कंपनी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बाद में देखेंगे, सारी आत्मा मेरे साथ, ओके सर पहला पॉइंट कंपनी एंड मीनिंग, सर पहला पॉइंट चीफ जस्टिस मार्शल,
ओके, चीफ जस्टिस मार्शल, इन्होंने पहले कंपनी को डिफाइन किया। सर ये कब के कहानियां हैं? ये जब कंपनी एक्ट नहीं था ना, उसके पहले के डेफिनेशंस। जब एक्ट आने के बाद ज्यादा एम्बिग्यूटी रही तो डेफिनेशन की जरूरत पड़ती, तो केस लॉ बनते हैं। वही कंटेक्स्ट में चीफ जस्टिस मार्शल क्या बोलते हैं? अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। ओके, मेरा पहला पॉइंट है। ओके, कॉर्पोरेशन मतलब क्या? ये आराम से, कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी, तो कंपनी को इन्होंने नाम क्या दिया है? कॉर्पोरेशन। दूसरा, आर्टिफिशियल बीइंग मतलब नेचुरल पर्सन नहीं है। कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो वापस आता है, ये किसका डेफिनेशन है? नहीं नहीं, कौन बोला? ओके, चीफ जस्टिस मार्शल ये बोलते हैं कि कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल बीइंग है जो इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ है। यानी मेरा क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस मार्शल के हिसाब से कंपनी, क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। टेंजिबल या इनटेंजिबल? इनटेंजिबल। विजिबल या इनविजिबल? इनविजिबल। ये दो वर्ड ध्यान रखना, विजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है। क्योंकि है किधर? ये दिख रही है या बुक्स में है? बुक्स में है। ओके, एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ मतलब लॉ की नजरों में, लॉ की नजरों में। भारत माता की जय। समझा मालिक? ओके, आगे बढ़िए। बीइंग अ मियर क्रिएशन ऑफ लॉ, इट पोजेसेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज विच द चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर्स अपॉन इट, आइदर एक्सप्रेसली और एक्सीडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। पढ़िए वापस। बीइंग, आराम से जाइए, मैं बोल रहा हूं जिधर मैं आराम से बोल रहा हूं उधर आराम से ही जाइए। बीइंग अ मियर क्रिएशन ऑफ लॉ, बीइंग अ मियर क्रिएशन, इट पोजेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज विच आर which the charter of its creation confer upon it। मतलब क्या? क्योंकि इसको बनाया किसने है? लॉ ने। तो इसके पास वही प्रॉपर्टी आ सकती है। अब ये प्रॉपर्टी मतलब ये प्रॉपर्टी मत पकड़ना, ये प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज, उसके पास वही प्रॉपर्टी आ सकती है जो उसके चार्टर ने उनके ऊपर कन्फर की है। चार्टर मतलब क्या? एमओए। तो जो एमओए में, याद होगा तो मैंने क्या बोला था, कंपनी की औकात क्या है, किसमें लिखी होगी? एमओए। क्या वो औकात से बाहर जा सकते हैं? नहीं। तो ये उसके चार्टर पे जो बताई गई है वही उसकी प्रॉपर्टीज मानी गई है। आइदर वो एक्सप्रेसली चार्टर में लिखी होगी या एक्सीडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। यानी एक्सप्रेसली, यानी एमओए में एक्सप्रेसली लिखा होगा, नहीं तो एक्सीडेंटली। ओके, एक्सीडेंटल टू इट्स वेरी एक्सिस्टेंस मतलब उसके एग्जिस्टेंस में हुआ और उसको एक्सीडेंटली उसके पास वो प्रॉपर्टी आई है। एक्सीडेंटली मतलब इंप्लाइड तरीका। कौन सा तरीका? इंप्लाइड। सर ये कौन सा हो सकता है? सेक्शन 4 जब अपन डिस्कस करेंगे एमओए, लास्ट वाला पोर्शन, तब अपन डिस्कशन में डालेंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? बट नेवरदलेस मेरे को चीफ जस्टिस मार्शल का एक कॉन्टेक्स्ट बता दीजिए। मेरे को ये तीनों पॉइंट एक बार फटफट फटफट क्लोज करने का है, मेरे को लॉजिकली फटाफट आना चाहिए। अब मेरे को बताओ चीफ जस्टिस मार्शल क्या बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वर्ड को उठाओ। पहला पॉइंट, कंपनी क्या है? कॉर्पोरेशन है। मैं पहला वर्ड बोल रहा हूं, कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन क्या है? आर्टिफिशियल है। ओके, आत्मा क्लियर? ये आर्टिफिशियल टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल। इनविजिबल। आत्मा क्लियर? इनटेंजिबल भी है, इनविजिबल भी है। आत्मा क्लियर? ओके, और किसकी नजरों में ये है? एग्जिस्ट इन आईज ऑफ लॉ। एग्जिस्ट इन आईज ऑफ लॉ। झेपा इधर तक? ठीक है। इसके पास क्या प्रॉपर्टीज है? कंपनी के पास प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड इन चार्टर ऑफ कंपनी। चार्टर ऑफ कंपनी, जो ये चार्टर ऑफ कंपनी कब दिया है? क्रिएशन करते वक्त। कब दिया है? क्रिएशन करते वक्त। और चार्टर ऑफ कंपनी ओके दो तरह से दे सकता है, या तो एक्सप्रेसली बताया होगा या इंप्लाइड होगा। पर इंप्लाइड को इन्होंने नाम क्या दिया है? एक्सीडेंटल। डिस्कस करेंगे एक्सीडेंटल के एग्जांपल को लेटर ऑन। ओके, आत्मा क्लियर इधर तक? ये हो गया आपका पॉइंट। ये कौन है? चीफ जस्टिस मार्शल। ठीक है, नामकरण रखो, याद रखो। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। सेकंड, इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हेने, ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो इसमें तीन शब्द क्या क्या हो गए? इनकॉर्पोरेट, यानी बिना इनकॉर्पोरेशन के कंपनी नहीं बनती। किसने बोला ये? हेने। ओके, और कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल। किसने बनाया है? लॉ। उसके पास कौन सी, ये क्या कौन सी है? सेपरेट एंटिटी। सर ये सेपरेट एंटिटी क्यों है? अच्छा मेरे को बताओ। विनोद सर, सुशील सर मेंबर्स है ना, और एक्सपर्ट प्राइवेट प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, एकेडमी प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ओके, क्या ये विनोद सर प्रशांत सर मेंबर तो है, पर क्या विनोद सर और सुशील सर और एक्सपर्ट क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन?
एंड ही नहीं है। सर क्या कंपनी मरती नहीं है? मरती है, पर कैसे मरती है? बुक से निकालना पड़ेगा। कौन सी बुक से? रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड हैविंग ए कॉमन सील। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉमन सील? थप्पा थप्पा थप्पा, सिग्नेचर से ज्यादा एक थप्पा। अभी एग्जांपल, ओके, कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है, तो मेरे को बताओ कंपनी के ट्रांजैक्शन कौन करेगा? कंपनी के ट्रांजैक्शन कौन करेगा? मेंबर करेंगे क्या? नहीं रे, समझा, ब्रेक के पहले समझाया। कौन करेगा? बोर्ड। बोर्ड मतलब डायरेक्टर्स। कौन करेगा? डायरेक्टर्स। अब आपको लगता है डायरेक्टर हमेशा अवेलेबल रहेंगे? नहीं। क्या डायरेक्टर पूरे दिन ऑफिस में रहते? क्या नहीं, फिर तो ऑफिस में तो ऑफिसर मतलब एम्प्लॉइज रहते। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके, अब कोई डॉक्यूमेंट आया, क्या एम्प्लॉय साइन कर सकता है? ऐसा नहीं होता था। तो ऑफिशियल कॉमन सील होता था, कंपनी का स्टैंप होता था, वो स्टैंप मारा जाता था और उस पर साइन करते थे। एग्जाम्पल, कोई डॉक्यूमेंट आया कंपनी के पास या कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट भेजा, तो डॉक्यूमेंट जब कंपनी को मिला तो एक्नॉलेजमेंट चाहिए रहता ना। एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, अपन ने शिवा को एक डॉक्यूमेंट दिया, एक कंपनी है, शिवा को दे दिया डॉक्यूमेंट। ओके सर, किसी ने तो डॉक्यूमेंट भेजा, अब उसको एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि डॉक्यूमेंट कंपनी को मिला कि नहीं मिला। तो अब शिवा साइन करके कुछ मतलब नहीं होगा। शिवा कौन है? डायरेक्टर थोड़ा ना है, शिवा एक एम्प्लॉई है। तो शिवा क्या करता था? कॉमन सील मारता था और उस पर शिवा करके साइन करता था। ओके, और ये कॉमन सील की वजह से शिवा की साइन को वैलिडिटी मिल जाती थी। समझ में कुछ आया एवरीबॉडी? कॉमन सील मतलब स्टैम्प। यानी अगर चलो आप अपने को रिलायंस को डॉक्यूमेंट भेजना है, मेरे को बताओ, आज मैंने रिलायंस को डॉक्यूमेंट भेजा, ओके, मैंने डॉक्यूमेंट देके आया उधर रिलायंस को, ओके, मेरे पास एविडेंस क्या है? मैंने दिया डॉक्यूमेंट। अपन के पास एविडेंस क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट होता है। तो एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या? कोई तो साइन करना चाहिए। अब मेरे को बताओ, रिलायंस का कोई प्यून साइन कर लेगा, तुमको चल जाएगा क्या? तो क्या होना चाहिए? कॉमन सील। 2015-16 मतलब ये एरा में, उसके पहले तो कॉमन सील कंपलसरी था। 2015, 16, 17 ये एरा में कॉमन सील ऑप्शनल रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? ऑप्शनल। और मैं तो आपको बताऊं, इंग्लिश लॉ में तो 2006 में निकाल दिया था। 2006 से कॉमन सील इंग्लिश लॉ यूके में, तब से कॉमन सील कंपलसरी नहीं है। अपने इंडिया में उसके बाद भी चल रहा था कॉमन सील। सर कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि आज के डेट में आपको समझ में आना चाहिए, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक जा रहे हैं। तो अब जो ईमेल यूज करने लगे हैं अपन, ओके, और स्कैन कॉपी भेजने लगे अपन, ओके, सारा चीज वेबसाइट पे अपलोड करने लगे। मेरे को बताओ किधर एक्नॉलेजमेंट का पॉइंट कॉमन सील से आ रहा है? कॉमन सील, फिर कॉमन सील तो मैटर ही नहीं। मेरे को बता, आज मेरे को कुछ अपलोड करना है, कंपनी को भेजना है। अब मेरे को बता, मैं रिलायंस पे जाके कोई डॉक्यूमेंट भेजूंगा या ईमेल करूंगा? ईमेल। अब मेरे को बता, कॉमन सील मिलेगा या एक्नॉलेजमेंट डायरेक्टली मेल के थ्रू मिलेगा? मेल के थ्रू। तो सर फिर तो कॉमन सील अभी कंपलसरी नहीं है। बट जस्टिस हेने ने जब ये प्रोफेसर हेने ने जब ये बताया था, तब कॉमन सील का कॉन्सेप्ट था। आज के डेट में ये कॉमन सील कॉन्सेप्ट नहीं, कंपलसरी नहीं है। तो क्या कंपनी के पास कॉमन सील हो सकता है? नहीं भी हो सकता है। तो अगर कॉमन सील नहीं है तो साइन कौन करना चाहिए डॉक्यूमेंट? क्या प्यून साइन कर सकता है? नहीं। याद रखने का तोड़ मालिक। अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील है तो साइन कौन करता है? कॉमन सील जो मारेगा और उसके पास जो साइन करेगा वो ओके। लेकिन अगर कंपनी पास कॉमन सील नहीं, कॉमन सील मतलब समझा ना, स्टैंप, कंपनी का कोई स्टैंप नहीं है, तो इस केस में साइन कौन करना चाहिए? 2 डायरेक्टर और 1 डायरेक्टर प्लस 1 CS, कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी है तो। अच्छा, क्या कंपनी के पास CS होना चाहिए? क्या CS अपॉइंट होना चाहिए मालिक? कंपलसरी नहीं है। सेक्शन 201, 202 आगे जाओगे, 198, 199, ओके, तब आपको मालूम पड़ेगा CS कंपलसरी नहीं है। कुछ क्लास ऑफ कंपनी के लिए CS कंपलसरी है, मतलब जिसका टर्नओवर इतना बड़ा है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इतना बड़ा है, तो आपको CS रखना पड़ता है। तो जिस कंपनी में CS नहीं है, उस कंपनी में साइन कितने जन करना चाहिए? 2 कौन? दोनों डायरेक्टर। एवरीबॉडी क्लियर? और अगर 2 डायरेक्टर, अगर जिस कंपनी में CS है तो उसमें साइन किसने करना चाहिए? 1 डायरेक्टर प्लस 1 CS। तब जाके वो डॉक्यूमेंट सही माना जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो बढ़िया मालिक। तो मेरे को बताओ, हेने ने क्या बताया? हेने ने बोला भाई, कंपनी एक इनकॉर्पोरेट होती है, ओके, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको किसने बनाया? लॉ ने, ओके, जो सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट क्यों है? क्योंकि मैं छोड़ दे, सुशील सर और विनोद सर और एक्सपर्ट, ये सब अलग अलग है, सेपरेट एंटिटी है, और परपेचुअल सक्सेशन है और कॉमन सील है। पर अभी कॉमन सील क्या है? कंपलसरी है, ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। याद रखना, अपने लॉ में ऑप्शनल हो गया, कॉमन सील कंपलसरी नहीं है। This definition sum up the meaning as well as features of company. Secondly मतलब एकदम प्रिसाइजली, एकदम प्रिसाइजली बरोबर बताता है, एकदम फीचर। ये फीचर्स का आंसर है,
ये जो तुमने 2 पॉइंट पढ़े, ये इसमें से फीचर्स खत्म हो जाते हैं। अगर फीचर्स की लिस्ट निकालेंगे अपन 2 मिनट में, ओके, इसके बाद देखना ये सारे फीचर्स अपने खत्म हो गए। सबसे पहला पॉइंट मेरे को बताओ, क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी है या सेम है? सेपरेट लीगल एंटिटी। मेरे को बताओ सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे हुआ, यानी मेंबर और कंपनी बोथ आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट, याद रखना। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? आराम से जाना, बिकॉज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के लिए मेरे को इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा सिनेरियो एकदम तोड़ पॉइंट पे ध्यान दे। ओके, मेरे को बता इसका कंपनी का एग्जिस्टेंस कितना होगा? पूरी जिंदगी होगी कि कभी मर सकती बीच में? अगर कोई मेंबर मर गया तो कंपनी मर गई। क्या कॉन्सेप्ट है? परपेचुअल सक्सेशन। आत्मा क्लियर? तीसरा पॉइंट, ये कौन सा पर्सन है, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन? ठीक है। चौथा पॉइंट, लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड लिखेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन आपको 3 तरह की लाइबिलिटी बता दी है। कौन सी 3 तरह की है? लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी एंड अनलिमिटेड। तो अगर मेरे को बताओ, अगर शेयर है तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, गारंटी है तो लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन खाली अनलिमिटेड कंपनी अगर है तो लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड फिर तो। पर लेकिन इसका एक फीचर है, कौन सा फीचर है? लिमिटेड लाइबिलिटी। आत्मा क्लियर? और एक मालूम है आपको, तो कॉन्सेप्ट पता ही है, कॉमन सील। लेकिन कॉमन सील कंपलसरी है क्या मालिक? अबे भाई तूने क्या खत्म किया? फीचर्स। फीचर्स के कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, भारत माता की जय। झेप रहा है क्या मालिक? बढ़िया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाउएवर, लेकिन आपको मैंने एक चीज बताई थी, मेरे को बताओ थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले, 5-7 मिनट हो गए मेरे ख्याल से, उसके पहले मैंने बताया था। मेरे को बताओ कंपनी का डेफिनेशन कंपनी एक्ट ने क्या किया है? स्क्रीन पे देख ले, कंपनी एक्ट ने क्या किया है। ओके, कंपनी एक्ट ने क्या डिफाइन किया? कंपनी को कैसे डिफाइन किया? कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एक्ट और एनी अदर। समझ में आया? तो अगर मैं कंपनी लॉ के हिसाब से डेफिनेशन लिखने बोलूं तो तेरा आंसर बहुत आसान है। व्हाट इज अ कंपनी एज पर कंपनी लॉ एक्ट, कंपनी एक्ट 2013? कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कोई इसको एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई, और एनी प्रीवियस एक्ट। इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आया था? एग्जांपल इन्फोसिस, इन्फोसिस कौन से एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है? 1981 में हुई है। तो कौन से एक्ट में हुई है? कंपनीज एक्ट 1956। तो क्या इन्फोसिस भी कंपनी है? पक्का? बस भारत माता की जय। तो याद रखना ये पॉइंट रहेगा। लेकिन ये तो सर ये दो ना, ये जो दो चीफ जस्टिस मार्शल हैने इन्होंने जो दिया ये क्या है? देखो, कोई भी चीज ओवर ए पीरियड अपने को मैच्योरिटी आती है। एक चीज याद रखना, आज अगर कुछ नया चीज आया तो उसमें एम्बिग्यूटी हो सकती है। तेरा एजम्पशन कुछ अलग हो सकता है, मेरा एजम्पशन कुछ अलग हो सकता है। फिर वो अपन दोनों के एजम्पशन को क्लियर कौन करेगा? अपने एजम्पशन को क्लियर करता है कोर्ट। तो जब तक कभी लॉ नहीं रहता तब तक अपन एजम्पशंस पे चलते हैं, और एजम्पशंस में क्लैरिटी देने वाला कौन है? कोर्ट। तो जब तक लॉ नहीं आए थे तब तक इनके डेफिनेशन, ये वाले डेफिनेशन काम आते थे। फिर जब एक्ट बना, एक्ट आने के बाद अपना एक्ट का डेफिनेशन दिया, लेकिन एक्ट के डेफिनेशन से क्या तुम्हें फीचर्स मिल रहे हैं क्या? ये जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है इसमें कोई फीचर्स मिल रहा है? घंटा कोई फीचर नहीं मिल रहा। इसमें तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। इसमें अगर मैंने पूछा कंपनी मतलब क्या, कंपनी मतलब अंडर दिस एक्ट तो इसमें क्या झेपने कुछ वाला नहीं है। इसलिए अपन को कंपनी को समझना है तो चीफ जस्टिस को लेना पड़ेगा, हैनी को लेना पड़ेगा, प्रोफेसर जिन्होंने ये समझाया हुआ है। बस उन्होंने पॉइंट लेके फीचर समझाया। आत्मा क्लियर? फीचर्स को खत्म करो, पहला पॉइंट। ओके, चालू करते हैं। सबसे पहला फीचर कौन सा फीचर? सेपरेट लीगल एंटिटी। मेरे को बताओ, ओके, क्या ये कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है? यस। फटाफट अपडेट करते जाओ। पहला पॉइंट, देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स बिटवीन different form of organizations, and most striking feature in the company form of organization with other form of business organization that it acquires a unique character of being separate legal entity. तो बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर थे मालिक। आराम से जाइए, मेरे को मैं वापस बोल रहा हूँ, अपने को अपन जब इवन आगे का भी सब कवर करें, सारा का सारा कंटेंट खत्म करते जाओ, मतलब आपके दिमाग में। तो भाई डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, दूसरे फॉर्मेट से दूसरा पार्टनरशिप लो, ओके, आप दूसरी प्रोप्राइटरशिप लो, अब किसी भी फॉर्म से लोगे, कंपनी आपको बहुत अलग से देगा। ओके, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपनी बहुत बेहतर, कंपनी एक्ट बहुत बेहतरीन होते जा रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कंपनी एक्ट जैसे एम्बिग्यूटी था पहले। अगर अकेले को कुछ काम करना होता कंपनी फॉर्म ही नहीं कर सकता था। आज अगर मुझे अकेले को काम करना है, क्या कंपनी बना सकता हूं? यस, जिसको हम बोलते हैं ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। अब मेरे को बताओ, ओके, मैं अकेला काम कर रहा हूं, सपोज मेरे को अकेले को एकेडमी खोलनी है, एक एकेडमी खोलनी है, 80। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलूं या मैं कंपनी खोलूं। और कंपनी खोलूंगा तो ओपीसी बनेगी। तो ये बोलते हैं अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म खुला ना, फिर भी प्रोप्राइटरशिप फर्म और तुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा, तू एक ही है। तू हो या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, दोनों के लिए अमित आते एक ही होगा। लेकिन कंपनी के लिए 80 एकेडमी,
और अमित अतेड़, ये दोनों अलग अलग हो गए। ये बहुत बड़ा फर्क है दूसरे दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में और इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सर इससे फायदा क्या होता है, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। सैलोमन वर्सेस सैलोमन का किस्सा एक एक्ट का पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट किस्सा रहेगा सैलोमन वर्सेस सैलोमन, जिसमें अब एक कंपनी के मेंबर्स और कंपनी ये दोनों अलग अलग है। इसकी वजह से जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो अलग अलग नजरों से देखा जाना चाहिए। ओके, बढ़िया से आगे देखो। In other words, when company is registered, it is cloth with legal personality. कपड़े पहना दिए हैं इनको। It comes to have almost the same rights and powers as the human being. Its existence is distinct and separate from its, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया ग्रीन लाइन, बहुत डिस्टिंक्ट है। मैं बता रहा हूं ये लाइन को बेस रखना है अपने को। अगला पॉइंट, कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट, रेज लोन्स, इनकर लाइबिलिटीज एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने बताया था नहीं है ना? कौन से सेक्शन का रेफरेंस दिया था मैंने इधर? कौन सा सेक्शन था जिसके में कंपनी में बोलो कंपनी है, ले सकती है, कर सकती है सब कुछ? सेक्शन 9 याद आया मालिक? ये याद रखना, सेक्शन 9 की मदद से ये सब कर सकते हैं अपन। सेक्शन 9 S9 मतलब सेक्शन 9 है आगे, पर इधर भी आ गया तो दिमाग में रखने का। तो मेरा क्वेश्चन है, कैन कंपनी ओन ए प्रॉपर्टी, कैन कंपनी हैव ए बैंक अकाउंट, कैन कंपनी फाइल ए सूट ऑन अदर्स, कैन कंपनी कैन देयर बी ए सूट अगेंस्ट कंपनी विद सेक्शन सेक्शन 9, बिकॉज सेक्शन 9 सेज वंस यू आर इनकॉर्पोरेटेड, वंस यू आर, तो जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं होता तब तक ये नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तब तक इनकॉर्पोरेट नहीं होता तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है ना। बर्थ सर्टिफिकेट दो तुम मेरे को पहले, तो भाई ये ध्यान रखना। आत्मा क्लियर? फिर इसके बाद ए और बी पॉइंट है, पांचट है, ये एक बार रीड मार के इग्नोर करने का। इट इज ए लॉ, अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम subscribers to the memorandum, its personality is distinct and separate from personality of those who compose it. तो दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग है। दोनों मतलब कौन? सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स और कंपनी, ठीक है। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विथ कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट, इनकर लाइबिलिटी फॉर इट, फॉर डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन सू एंड नॉट मेंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। पर लेकिन ये पांचट है, ये आगे आएगा मेरे डिस्कशन में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को बताओ, क्या मेंबर ने पैसे दिए कंपनी को? क्या पैसे दिए? कितने पैसे मेरे को? अच्छा, विनोद सर ने और सुशील सर ने पैसे दिए क्या एक्सपर्ट को? ये दिए है ना। और विनोद सर और सुशील सर को क्या मिला है? रिटर्न नहीं है। क्या मिला? हमने पैसे के अगेंस्ट क्या दिया है? शेयर दिया ना एवरीबॉडी? पक्का? ओके, ये पॉइंट आप समझने की कोशिश करना, पॉइंट टेक्निकली दिमाग में बैठाना। ओके, अब अगर एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया किसी थर्ड पार्टी के साथ, एग्जांपल बेंच खरीदे, हमने बेंच खरीदे। अब मेरे को बताओ, बेंच का कुछ पैसा लगा होगा। एग्जांपल लेते हैं, 10 लाख रुपया बेंच बनाने का कॉस्ट आया। मेरे को बताओ, एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ओके, और बेंच बनाने वाला, ओके, कोई एक एक्स कंपनी, एक्स पर्सन है, तो एक्स पर्सन किससे रिकवर करेगा? एक्सपर्ट से या विनोद सर, सुशील सर से? एक्सपर्ट से। तो क्या एक्स एक्सपर्ट पे केस कर सकता है एवरीबॉडी? अब मेरे को बताओ, अगर बाई चांस एक्सपर्ट की ठुक गई, वाइंडिंग अप जैसा पोजीशन, याद है मेरा पॉइंट एग्जांपल, तो मेरे को बताओ पैसे कौन भरेगा? एक्सपर्ट ही। विनोद सर, सुशील सर मत बोलिए, एक्सपर्ट ही भरेगा। लेकिन वो विनोद सर, सुशील सर से मंगा सकते हैं। कितने हद तक मंगा सकते हैं? जितना उनका लिमिटेड बाय शेयर, जितना अनपेड होगा उससे ज्यादा तो लायबल थोड़ा ना है। तो मतलब अल्टीमेटली लायबल कौन है? कंपनी। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। और एक खास बात, क्या एक्सपर्ट एकेडमी, ओके, एक्सपर्ट एकेडमी, क्या एक्सपर्ट एकेडमी मैं पढ़ाने आ रहा हूं, क्या मुझे वो पैसा दे रही है? यस, ओके, मुझे एक्स अमाउंट दे रही होगी एवरीबॉडी। तो मेरे को बताओ, ओके, अगर एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने एक्स अमाउंट नहीं दिया, कैन आई फाइल ए सूट अगेंस्ट एक्सपर्ट? पक्का? कैन आई रिकवर दैट अमाउंट? पक्का? अब मेरा क्वेश्चन है, क्या इसमें विनोद सर भी पढ़ा रहे? हाँ या ना? तो क्या विनोद सर भी विनोद सर को भी तो कुछ पैसा मिल रहा होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, एक्सपर्ट ने अगर विनोद सर को पैसा नहीं दिया, क्या विनोद सर भी एक्सपर्ट पे केस कर सकता है? यस, यही कॉन्सेप्ट है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो विनोद सर भी एक्सपर्ट एकेडमी पे केस कर सकते हैं, बट ओनली फॉर क्रेडिटर, नॉट फ्रॉम मेंबर पॉइंट ऑफ व्यू। समझ श्योर सर? इसका एग्जांपल मतलब ये क्या, मेंबर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, एज्यूम करते हैं विनोद सर कोई काम नहीं कर रहे इधर कंपनी में, तो क्या विनोद सर कंपनी के क्रेडिटर बन रहे हैं? नहीं। पर विनोद सर ने कितने पैसे दिए कंपनी को? ओके, 2 करोड़ शेयर और 10 रुपए का शेयर, कितना दिया? 20 करोड़। एग्जांपल लेते हैं, 20 करोड़। एवरीबॉडी क्लियर? विनोद सर बोलते हैं मेरे को पैसा वापस दो।
कल कंपनी बंद करो और पैसा वापस दो, सुशील सर बोलते कंपनी बंद नहीं करनी, क्या कंपनी बंद होगी? नहीं। ऐसे ये ध्यान में रखो, कंपनी बंद नहीं होगी। आत्मा क्लियर? कंपनी बंद नहीं हुई, झेप रहेगा मालिक। ओके, कंपनी बंद नहीं होगी, ये ध्यान रखिए, क्योंकि विनोद सर अकेले का नाम नहीं होगा। ओके, इसके लिए कुछ प्रोसेस है, वो छोड़ दो। तो अब विनोद सर कोर्ट में जाते हैं, कंपनी पे, एक्सपर्ट पे केस करते हैं कि हमको पैसा चाहिए वापस। कंपनी क्यों पैसा देगी भाई इसके लिए? क्योंकि तुम मेंबर बने हो। तो सर फिर विनोद सर को पैसे डूब गए, डूब गए कौन बोला? कंपनी जिस दिन वाइंड अप होगी तब हम कंपनी विनोद सर को, अगर कुछ बचा तो हम पैसे देंगे। बचा मतलब क्या? क्या ज्यादा होना चाहिए था? एसेट, और लाइबिलिटी कम होगी तो कुछ बेचने के बाद कुछ बचा तो हम विनोद सर को देंगे, अदरवाइज विनोद सर केस नहीं करे। तो मेंबर एज सच for recovery of any amount cannot be case file a suit against company, but if member is a creditor, if member is a, can that creditor file as a suit? Yes, because आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे विनोद सर अपने ऊपर ही कैसे केस करेंगे सर, क्योंकि एक्सपर्ट एकेडमी में मेंबर कौन है? विनोद सर। और काम कौन कर रहे हैं? विनोद सर। अब विनोद सर के लिए सैलरी मिलनी चाहिए, अब सैलरी एक्सपर्ट ने नहीं दी तो अरे विनोद सर केस अगेंस्ट विनोद सर हो रहा है सर। नहीं भाई, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, समझ में आया? लेकिन विनोद सर एज ए मेंबर और कंपनी, एक किस्सा क्या मैंने बताया, विनोद सर एज ए क्रेडिटर, तो विनोद सर एज ए क्रेडिटर अगेंस्ट कंपनी कैन ही फाइल ए सूट, बट विनोद सर एज ए मेंबर एंड ट्रांजेक्शन विद कंपनी ही कैन नॉट फाइल ए सूट टू रिकवर दैट मेंबर अमाउंट, दैट कैन बी रिकवर ओनली व्हेन वाइंडिंग अप, एंड दैट कंडीशन इज ओनली व्हेन एसेट्स आर। आत्मा समझ में आया? और एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे को बताओ विनोद सर ने इन्वेस्ट क्यों किया होगा एक्सपर्ट में? थोड़ा सा चमान चट पॉइंट है, कई के लिए किया होगा? प्रॉफिट्स। मेरा क्वेश्चन है प्रॉफिट मतलब इनको क्या प्रॉफिट कैसे मिलते हैं? इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। एवरीबॉडी एग्री? इनको डिविडेंड है। अब डिविडेंड क्या कंपलसरी होता है? डिविडेंड कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर्स, इट इज नॉट मेंबर्स, इट इज डायरेक्टर हु डिसाइड डिविडेंड। मैं और प्रशांत ने बोला डिविडेंड नहीं देने का, कुछ समझ में आया? तो मेरे को तो डिविडेंड नहीं दिया तो कंपनी का बैलेंस शीट में क्या बढ़ जाएगा? प्रॉफिट मतलब क्या बोलते हैं उसको? एक क्या बोलते हैं? रिजर्व्स। सुना है कभी? पक्का अकाउंट्स में आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ेंगे ना। अब विनोद सर केस नहीं कर सकते कंपनी पे कि मेरे को रिजर्व सरप्लस का पैसा दो, नहीं समझ में आ रहा है? अब मेरे को बताओ, विनोद सर बोल रहे रिजर्व सरप्लस में जो 1 करोड़ पड़ा है ना, उसमें से 50 लाख मेरे को दो, 50 लाख भले सुशील सर का वो नहीं लेना चाहते मत लो, मेरे को वो दो 50 लाख। क्या विनोद सर ऐसा कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर विनोद सर क्रेडिटर है क्या वो कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अब ये समझ में आया पक्का। तो विनोद सर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट एज ए कंपनी आगे एज ए क्रेडिटर, बट ही कैन नॉट फाइल अ सूट एज ए मेंबर। मेंबर के तुम्हारा अगर कंपनी कुछ नहीं कर रही है जो विनोद सर को ले नहीं रही है तो कुछ है, बट विनोद सर ऐसे मेंबर बोला मेरे को पैसे निकालना, ऐसा नहीं होगा। क्रेडिटर पैसे निकालने के लिए केस कर सकती है। भारत माता की जय। झेपा क्या मालिक? तो मेरे को बताओ रिजर्व सरप्लस में तो तुमको पैसा मिलना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर्स। लेट डायरेक्टर डिसाइड। और आप बोलोगे सर फिर तो विनोद सर और सुशील सर का तो कल्याण हो गया। नहीं, फिर विनोद सर ने सुशील सर ने क्या करना चाहिए? अगर पैसे विड्रॉ करने हैं डायरेक्टर बनो। तुमको लग रहा है तुमको पैसे विड्रॉ करने ना, तो कंपनी के तुम क्या बनो और तुम डिसाइड करो पैसे डिविडेंड देना है। तुमको लग रहा है अमित और प्रशांत नहीं दे रहे, तो अमित और प्रशांत का कुछ विजन अलग होगा। मैं रिजर्व सरप्लस मैं थोड़ा लेके जा सकता हूं, रिजर्व प्लस सरप्लस पड़ा रहेगा। मैं सोच रहा हूं आगे कंपनी को बढ़ाने का अपने को। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्टेक्स्ट ये होता है। मेरे ख्याल से भारत माता की जय। समझा क्या मालिक? एवरीबॉडी पक्का? एक केस लॉ इन लोग ने दिया हुआ है, वो केस लॉ का नाम तुमने याद रख लेने का। ओके, एक केस लॉ क्या मैक्वेरा वर्सेस नॉर्थ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखने की जरूरत नहीं है। जो केस लॉ बहुत थोड़ी इंपॉर्टेंट होंगे, एलडीआर हो गए, मैं आपको बताऊंगा। एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन एग्जामिनेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, इधर ज्यादा हेडेक करने की जरूरत नहीं है। आत्मा क्लियर? सर ये केस लॉ में क्या हुआ, ये केस लॉ में क्या हुआ मालिक? तो ये केस लॉ में सबसे पहला सेट क्या हुआ, सुनिए। ये केस लॉ में ओके विनोद सर ने क्या किया, मैं अभी विनोद सर सुशील सर ही ले रहा हूं ताकि अपने को एग्जांपल वही बैठे, आपको उस एंगल से कंपनी से समझ में आ जाता। ओके सारी आत्मा इधर, ये फैक्ट ऑफ द केस है, ये केस लॉ मैं समझा रहा हूं। विनोद सर सुशील सर ने ओके ये लोग ने बिजनेस चालू किया टिम्बर का, टिम्बर ट्रीज वीज ऐसा कुछ समझ लो, टिम्बर का चालू किया। ओके अब ये टिम्बर के झाड़ खरीदते थे और झाड़ फिर बेचते थे, फर्नीचर जो भी है। ओके विनोद सर की कंपनी। विनोद सर ने क्या किया, विनोद सर के पास मेजर शेयर है, बाकी सब शेयर कुछ नहीं थे किसी के पास, मतलब सुशील सर के पास भी कम शेयर है। विनोद सर ने क्या किया, टिम्बर का इंश्योरेंस करवाया, क्योंकि अगर आग लग गए वग लगे तो भाई फिर तो कंपनी के लिए नुकसान है।
विनोद सर ने टिम्बर का इंश्योरेंस करवाया, लेकिन वो इंश्योरेंस विनोद सर ने किसके नाम पे करवाया? खुद के नाम पे। किसके नाम पे करवाया? खुद के नाम पे। किसके नाम पे करवाया? एवरीबॉडी क्लियर? पक्का? तो टिम्बर जल गए, खुद के नाम पे इंश्योरेंस करवाया टिम्बर के अगेंस्ट। मेरे को बताओ, ओके कंपनी और मेंबर क्या एक ही है, अलग अलग है? ओके आग लग गई टिम्बर को, इंश्योरेंस कंपनी बोला हम आपको एक भी रुपया नहीं देंगे। ओके तो बाद में पता किया क्यों, क्योंकि बाद में मालूम पड़ा टिम्बर किसके नाम पे थे? कंपनी के नाम पे नहीं, कंपनी के नाम पे थे या विनोद सर के नाम पे थे? नहीं, टिम्बर किसके नाम पे थे? कंपनी के नाम पे थे। और इंश्योरेंस किसके नाम पे था? तो भाई यार विनोद सर को टिम्बर उनके नाम पे है ही नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी बोली आपको पैसे कैसे मिलेंगे? ओके तो इंश्योरेंस किसके नाम पे होना चाहिए था? कंपनी के नाम पे, क्योंकि कंपनी एंड मेंबर आर सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आया मालिक? एवरीबॉडी? तो अगर कभी, अगर वापस एक बार मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखने का, मैं वापस बोल रहा हूं, अपने क्वेश्चन का आंसर का तरीका सेम रखना। अगर अभी ये क्वेश्चन ऐसा ही आया, सपोज मैंने जो केस स्टडी बताई है, आपको कंक्लूजन समझ में आ गया कि अब खाली इतना ही होगा कि एग्जामिनेशन में जो नाम होंगे विनोद सर और सुशील सर नहीं होंगे, तो एग्जाम में जो भी नाम होंगे, पर एग्जाम्पल का लॉजिक तो बैठा। तो मेरा क्वेश्चन है, ओके कैसे लिखोगे? सबसे पहले ओके अपने को सेक्शन लिखना होता है, लेकिन अभी इसमें तो कोई सेक्शन है नहीं, तो सर फिर क्या लिखेंगे इसमें? इसमें हमेशा ये लिखने का, ओके कंपनी के साइलेंट फीचर्स। और साइलेंट फीचर्स क्या सारे के सारे लिखने के? ओके खाली हेड पॉइंट बताने के। ओके सर कौन से हेड पॉइंट बताएंगे? मैं एक बार बता दूं हेड पॉइंट। पहला बताएंगे सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा बताएंगे परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा बताएंगे लिमिटेड लायबिलिटी, चौथा बताएंगे आर्टिफिशियल, एंड लास्ट बताएंगे कॉमन सील। आंसर खत्म है, आंसर खत्म है। ये खाली हेड पॉइंट लिखने का, मसाला नहीं लिखने का। इस अगर ऐसा केस स्टडी आया तो सुनिए मैं कैसा बोल रहा हूं आपको। ऐसे केस स्टडी आया, टिम्बर बेचा और टिम्बर इंश्योरेंस लिया। किसने लिया टिम्बर इंश्योरेंस? विनोद सर ने। किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे। मार डालो, मैं मर जाऊं यार। किसके नाम पे लिया? विनोद सर के नाम पे। एवरीबॉडी क्लियर? किसके नाम पे लिया? विनोद सर ने अपने नाम पे लिया, लेकिन टिम्बर किसके थे? कंपनी के। और इंश्योरेंस कंपनी, जिस दिन टिम्बर को आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी ने टिम्बर का पेमेंट करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि इंश्योरेंस किसके नाम पे? विनोद सर के नाम पे, और कंपनी के नाम पे नहीं है। कमेंट समझ में आया? तो आंसर क्या था? क्या इंश्योरेंस कंपनी वाला काम जो किया है वो सही है या गलत है? एवरीबॉडी? तो अब मेरे को बताओ लिखोगे कैसे, क्योंकि इसमें तो कोई सेक्शन है नहीं। समझ में आया? तो सबसे पहले लिखोगे, ओके एज ए कंपनी देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ कंपनी, साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी विच आर एज फॉलोस। कितनी चीजें लिखोगे? 5। कौन से फीचर्स? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील। पक्का क्लियर? आगे वाला पॉइंट पर इतना 5 याद रहेगा। फिर बाद में इसमें से सिर्फ एक को समझाओगे। किसको? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में भी आपको ये पूरा पूरा पंचायती लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें से सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्टेक्स्ट आपको निकालना है। सर कौन सा वाला? ये मेन लाइन है भाई साहब। ओके द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कंपनी, ये वाला मेन लाइन है भाई। अदर ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट लीगल एंटिटी, और ये जो लाइन मैंने बताया इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स। इसको ब्रीफ में आपको ध्यान में रखना है। एवरीबॉडी क्लियर? इसीलिए मैं जब हाईलाइट करूं तो थोड़ा सा हाईलाइट पे ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपको समझेगा उसमें से कितना रिलेवेंट कंटेंट उठाना है। ये उठा लिया, फिर इसके बाद आप लिखोगे, ओके क्या लिखोगे? फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस में जो एग्जामिनेशन में नाम दिया वो नाम यूज करोगे। समझ में आया? फैक्ट ऑफ द केस। तो पहले क्या लिखोगे? प्रोविजन। प्रोविजन में क्या होगा? इधर क्या सेक्शन है क्या? नहीं, साइलेंट फीचर। समझा सबको ये? और साइलेंट फीचर कितने लिखोगे? 5। 5 में से किसको समझाओगे? एक समझाने के बाद फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे। फैक्ट ऑफ द केस मतलब जो क्वेश्चन आया है। पक्का झेपा? क्वेश्चन आया फैक्ट ऑफ द केस। क्वेश्चन होने के बाद आप कंक्लूजन लिखोगे, और कंक्लूजन में एक लाइन में लिखोगे, सिंस कंपनी एंड मेंबर्स आर सेपरेट लीगल एंटिटी द इंश्योरेंस कंपनी इज करेक्ट इन नॉट पेइंग इट्स क्लेम टू विनोद सर। इज दैट पॉइंट क्लियर? और फिर अगर आपको याद रहा तो आप इसका नाम लिख सकते हो। इट वाज आल्सो डिसाइडेड इन द केस ऑफ मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। झेपा मालिक? एवरीबॉडी? पक्का ध्यान रहेगा? तो इसको एक समरी जब भी मैं लिखा हूं ऐसा फटाफट ये ध्यान रखना। ओके और मैं वापस बोल रहा हूं, कंपनी लॉ के इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रीजन मैं वापस बता रहा हूं, ये हाथ के मार्क्स है और छोटा है, और अपने को मालूम है 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन यार, प्रोबेबिलिटी 5 घंटे में 2-3 क्वेश्चन, 5 घंटे इधर, बाद में थोड़ा ना तेरे को टाइम लगने वाला है यार। मेरे को तो वापस ये डिस्कस करने में तेरे को टाइम लगेगा क्या? बस तेरे को फिर खाली इतना केस नहीं पढ़ना चाहिए। तो इधर क्या लिखने का? ओके क्या लिखने का? ओके वी आर प्लस एस बी, ये अपन केस यूज करेंगे कॉमन। कंपनी कौन? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कंपनी इज हैविंग टिम्बर। ओके
इंश्योर्ड इन नेम ऑफ वी आर, खत्म। एवरीबॉडी क्लियर? तो याद रखना, टिम्बर लॉस्ट, इंश्योरेंस लॉस्ट। समझा क्या मालिक? इंश्योरेंस लॉस्ट क्यों हो गया? क्योंकि वो वीआर के नाम पे है। तो आप ये कॉमन रखो, इसको कोई चेंज मत करो, ताकि बार बार एग्जांपल में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीआर, एसबी एंड एक्सपर्ट, ये तो क्लियर? बस ये पॉइंट आ जाएगा। भारत माता की जय। मालिक, परपेचुअल सक्सेशन मेरे को लगता नहीं है बताने की जरूरत है। परपेचुअल सक्सेशन मैंने बता दिया था, पूरा अच्छे से याद आना चाहिए। परपेचुअल सक्सेशन मेरे को बता, परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट क्या था? मैं मर गया, क्या कंपनी मर गई क्या? कंपनी का फिर मेरा वो शेयर किसके नाम पे हो जाएंगे? लीगल हेयर, और लीगल हेयर फिर आगे कंटिन्यू करेगा। आत्मा क्लियर? परपेचुअल सक्सेशन पढ़ लेना बाद में, पंचायती। और इसके नीचे एग्जांपल है, एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, इसका पैराग्राफ छोटा ही है। ओके सर, एग्जांपल ऐसे काटा है, मैं काटू क्या? मत काट, पर लिखने की जरूरत नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, मेंबर में डाई, मेंबर में चेंज। अच्छा, आपको एक एग्जांपल याद है? आज सुबह मैंने डिस्कस किया था, क्या विनोद सर शेयर बेच सकते हैं? तो मेरे को बताओ, उन्होंने किसको बेचा? शिवा सर को। क्या कंपनी चेंज हो गई? नहीं, कंपनी वही है, मेंबर चेंज हुआ। तो मेंबर भाई मर सकता है, मेंबर चेंज हो सकते हैं, जो भी है, कंपनी नहीं जाती जब तक उसका नाम आरओसी में से नहीं निकालना जाता। भारत माता की जय। जय पागे मालिक। ओके, तीसरा पॉइंट मेरे को लगता है आपको देख के समझ में आ जाएगा। मेरे को बताओ, लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। पर मैंने आपको समझाया इन मोस्ट केसेस, बट इन सम केसेस देयर कैन बी एन अनलिमिटेड। तो तीन नाम दिख रहे हैं, कौन से तीन नाम है? पहला पॉइंट दिख रहा है, 10 इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सेकंड, इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड। ये मेरे को नहीं लगता समझाने की जरूरत, पक्का क्लियर है? अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में डेट्स कितने होंगे? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू। अच्छा, वापस आते हैं, मेरे को बताओ, तीन नाम मैंने ब्रेक के पहले बताए थे, कौन से? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। तो जब मैं बोलूंगा लिमिटेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, इसका मतलब ये कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर्स। अब लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो मेरे को बताओ कितनी लायबिलिटी तुम्हारी है? जितना शेयर का फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू का और एक नाम नॉमिनल वैल्यू, बस इतना याद रखो। और सर बाई चांस मैं भूल गया सर, मेरे को ये याद नहीं आ रहा है, अरे कोई चिंता मत करिए, आगे डिस्कशन में बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा आंसर है अपने डिस्कशन में। अरे पूरा कैलकुलेशन मारने का भाई अपने को, क्लियर मालिक? पर मैंने आपको और एक तरीका कैसे याद रखने बोला, ये तीन तो अपने इधर लिखा है, लेकिन कितने तरीके रखोगे? 5, वो याद रखना, मेरे को बाद में चाहिए। परफेक्ट, बड़े आगे मालिक, ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये मां कसम, मेरे को बताओ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों है? ये नेचुरल क्यों नहीं है? अबे बुक में है ये, और ये चलते कैसे फिर? डायरेक्टर, पॉइंट लिखे हुए हैं। आत्मा क्लियर? और डायरेक्टर कौन माने गए? एजेंट। अच्छा मेरे को बताओ, डायरेक्टर कौन है अपने केस में, अपने एग्जांपल में? मैं और प्रशांत। ओके, हम डायरेक्टर किसके हैं? एक्सपर्ट के या विनोद सर और सुशील सर के? एक्सपर्ट के, यानी हम जो भी काम करेंगे, कौन लायबल? एक्सपर्ट। ओके, विनोद सर सुशील सर लायबल नहीं होंगे, बिकॉज वी आर डायरेक्टर ऑफ कंपनी, नॉट ऑफ मेंबर्स। आई थिंक एवरीबॉडी क्लियर मालिक? परफेक्ट। ओके, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, फटाफट अपडेट करो। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस rather than natural birth. It is a legal or judicial as it is created by law. It is a person since it is clothed with all the rights of individual. Okay. Further, the company being separate legal entity can own the property, banking account, वापस पंचायती जो स्टार्टिंग में लिखी है, मालूम है ना? Even members can contract with company, acquire a right against it और इनका liability। क्या मेंबर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कंपनी के साथ? अरे विनोद सर ने किया ना भाई, मेरे को बताओ, मैथ्स का लेक्चर ले रहे, वो किसके अंडर ले रहे? एक्सपर्ट। अब मेरे को बताओ फिर पेमेंट कौन करेगा विनोद सर को? तो लाइबिलिटी है ना वो मेंबर के लिए भाई। इट कैन सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम, इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट सेंड टू जेल। कंपनी को तो जेल में भेज नहीं सकते, तो मेरे को तो जेल में किसको भेजेंगे? खाली डायरेक्टर नहीं बोलेंगे, डायरेक्टर और ऑफिसर्स। डायरेक्टर और सी एंटर में जाके देखना वो ऑफिसर्स कौन होते हैं, ठीक है? बस अभी इतना याद रखना, डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स। ओके, जेल में नहीं जा सकता, ओथ नहीं ले सकता, मैरी नहीं कर सकता। ओके, प्रैक्टिस अ लर्न्ड प्रोफेशन, घंटा। हेंस इट इज ए लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस। आत्मा क्लियर? ओके, तो ओथ लेने किसको बुलाते हैं? शपथ लेने के लिए किसको बुलाते हैं? डायरेक्टर्स। कंपनी के बिहाफ पे शपथ डायरेक्टर्स ही लेते हैं। एजेंट, कंपनी के बिहाफ पे शादी कौन करेगा ऐसा मत बोलना। कंपनी के बिहाफ पे शादी
जाने दे भाई। रिलायंस इंडस्ट्री मैरिंग रिलायंस इंडस्ट्री एंड ब्रिंगिंग आउट जियो इंडस्ट्री। थोड़े मालिक हो गया हंस के, चल लग फटाफट। एज एन कंपनी, देख फटाफट जल्दी आ जाना, लेट किया तुमने हंसने में, तुमको मालूम है मेरे को जमता नहीं हुआ। मेरा जोक मारा, हंसो, और अगर इससे ज्यादा हंसने की ताकत है तो फिर मेरे से टक्कर लेना, तो फिर तो लेट्स डू इट आउट मैन। फिर तो फिर मेरे को क्या है, जस्ट डू इट। नाइके है ना, मैं तोड़ फैन ऑफ नाइके, टेंशन नहीं है, अपन भी कर सकते हैं। फिर तू हंसने की, तू पूमा गया ताकत लगाता है, जैगवर है मेरे पास, तेरा पूमा को जॉगवर ऐसे खत्म कर लेगा, समझा। तो जोक मारा ना, हंसने का, फटाफट वापस कंटेंट में आने का। हाँ, मेरे को वो ज्यादा लंबा लेके जाना नहीं चाहिए, समझा। ओके तोड़ मैन, जेबा के मालिक। अगला पॉइंट मेरे को बताओ, कंपनी इज कौन सी पर्सन, आर्टिफिशियल, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। कौन है ह्यूमन एजेंसी, डायरेक्टर। और एक क्या याद रखेगा लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन उसकी अगली लाइन, ये हाईलाइट करके रख, डायरेक्टर्स कैनॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड एक्ट, डायरेक्टर कैनॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड एक्ट इट्स एज ए एजेंसी, बट दे आर नॉट एजेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। समझ में आया मालिक। जीपा मालिक। ओके ये मैं वापस बोल रहा हूं, द डायरेक्टर्स कैनॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ कंपनी, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, कैनॉट नहीं है, कैन है। अबे तो डायरेक्टर करेगा क्या, वो अगर अफेयर कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर तो जियो कितने सारे आ जाएंगे। जोक था, पांचर जोक था, जान दे, छोड़ दे। तो याद रखना वो स्टेटमेंट करेक्ट करना। ओके मैं वापस बोल रहा हूं। अच्छा देखो, एक स्टेटमेंट इतना सुनो, मेरे को बताओ इस पे तुम एग्री करते कि नहीं। मैं बोलता हूं कंपनी ये कर सकती है, तो वो कौन कर सकता है, डायरेक्टर्स। तो इसका मतलब दे कैन कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ कंपनी। ओके कंट्रोल, कंट्रोल करना, कंपनी का कंट्रोल, सारा कार्यक्रम करना कौन कर सकता है, डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर कौन एक्ट करते हैं, एजेंसी। समझ में आएगा मालिक। ओके डायरेक्टर कैन आइदर ऑन देयर ओन और थ्रू कॉमन सील कैन ऑथेंटिकेट हिज फॉर्मल एक्ट। ओके जी मालिक। कॉमन सील आप पढ़ लेना, कॉमन सील में पंचायती है, कॉमन सील को इग्नोर कर देने का, पढ़ना भी मत, मतलब एक्चुअली कॉमन सील में क्या याद रखोगे, कॉमन सील पहले का कॉन्सेप्ट था, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था। कॉमन सील 2015 से निकल चुका है। ओके मतलब निकल चुका है, मतलब ऐसा नहीं बोला कि कॉमन सील नहीं होना चाहिए, क्या बोला है, ऑप्शनल है। तो अब मेरे को बताओ, ओके तो फिर अगर कॉमन सील कंपनी के पास है तो कौन साइन करेगा, कॉमन सील, और जो भी उस पर साइन करेगा वो। और अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो दो डायरेक्टर और वन डायरेक्टर वन सीएस। पक्का झेपा, क्लोज करो, परफेक्ट, बढ़िया। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे को बताओ हाउ मेनी फीचर्स ऑफ कंपनीज आर देयर, कौन से फीचर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल, एंड लास्ट पॉइंट कॉमन सील। कोई भी सीक्वेंस में लिखो, 5 पॉइंट खत्म करो। आत्मा क्लियर है क्या, ये 5 में से कोई भी एक पे सवाल आ सकता है, यस। पर कैंसर कैसे लिखना है, फिर पहले 5 के हेड पॉइंट लिखने के, फिर जिस पे सवाल है उसको एलोबरेट करने का, फिर फैक्ट जो पूछा है उसको लिखने का, और फिर कंक्लूड करने का। पक्का झेपेगा। ओके और उसमें से मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि लिमिटेड लाइबिलिटी वाला चिंता मत करिए, उसके आगे क्वेश्चन है। ओके आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ओके ठीक है। कॉमन सील का इशू ही नहीं है, कॉमन सील में तो मैंने आपको समझा दिया, इजी आंसर है। कॉमन सील में कितने साइन करिए, अगर कॉमन सील है तो कोई भी साइन कर सकता है, कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर। और अगर लिखते वक्त कैसे लिखोगे, इफ कॉमन सील इज नॉट देयर द डॉक्यूमेंटेशन शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर and 1 CS if company is having a CS। और एंड समझ में आ रहा है क्या, 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर एंड 1 CS। अगर इधर और एंड मिक्स हो गया ना, समझ रहा क्या, फिर अपने को है ना वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के आगे के और सेक्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे, समझ रहा ना। ओके यानी अपन ने रोका 75 तक, पर तेरे को ऐसे इंटरेस्ट हो रहा है कि नहीं नहीं सर 125 का भी नॉलेज लेने का है, 125 से लेकर 215 तक मेरे को नॉलेज लेना है, 240 तक मुझे नॉलेज लेना है, ले सकता है। आ जाओ सिखा दूंगा। ऐसा नहीं होना, तो लॉजिक याद रखना। और एंड समझ में आया ना मालिक, पक्का, ठीक है ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका पहला पहिया उस पर आ जाओ। कंपनीज एक्ट किसको एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट किसको एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट
तो एक्ट ने बोला कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है सारी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट कब हुई है, अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आया? तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये एक्ट इन्फोसिस को भी एप्लीकेबल है? इन्फोसिस कब एक्ट रजिस्टर्ड हुई है? 1981। तो क्या इनको भी एप्लीकेबल है? यस, क्योंकि 1956 जा चुका है, तो उसके लिए भी अभी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। आत्मा क्लियर? सेकंड, इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनी। पहले खाली नाम देखो, आगे का पंचायती छोड़ दो। दूसरा, उसके बाद बैंकिंग कंपनी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो तीन नाम क्या क्या हुए? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों भाई बहन रहते हैं। ओके, सी इंटर में जाने के बाद भी आपको मालूम पड़ेगा। ओके, तीनों का अपना अपना खुद का अकाउंट बनाने का तरीका होता है, फालतू पांच टाइम पास होता है। तीनों तीनों अपने अपने इसमें जिंदगी जीते हैं। कौन कौन? तीन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो मेरे को बताओ ये एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल है? कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद आप और एक रखोगे स्पेशल एक्ट। कौन सा? स्पेशल एक्ट। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, इधर तक समझो। अभी सवाल ये है सर, ओके आत्मा इधर ध्यान दे, 2 मिनट इधर ध्यान दे, भूल नहीं जाना, जाना मत, नहीं तो अटक जाएगा। ओके सर, सर बैंकिंग को गवर्न करने के लिए तो आरबीआई भी है, और बैंकिंग गवर्न करने के लिए आरबीआई का खुद का एक एक्ट है और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है। तो सर बैंक कितने एक्ट फॉलो करेगा? बैंक का बाप एक्ट होगा आरबीआई एंड बैंकिंग रेगुलेशन। कंपनी एक्ट भी उनको एप्लीकेबल है, लिखा है ना इन्होंने। लेकिन अगर कंपनी एक्ट में कुछ लिखा है और उनके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ लिखा है और ये दोनों कंसिस्टेंट नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, ओके, तो ये वाला जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, समझ रहा क्या? ये एक्ट चलेगा जेबा, ये एक्ट उड़ जाएगा। ओके, समझ रहा है? तो पहला पॉइंट, दोनों एक्ट, अगर दोनों एक्ट में सेम है तो सेम है। दोनों एक्ट में ये कुछ बोल रहा है और ये कुछ बोल रहा है, दोनों अलग है। ये गया, ये गया, क्या गया? ये गया तो तू वापस अगले आइटम में आया। अगर इसको गया ना, इसको गया नहीं, ये चलेगा, समझा एवरीबॉडी? और बाई चांस सुनिए, ये एक्ट और ये एक्ट, इसमें साइलेंट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में साइलेंस है, ये साइलेंस आत्मा क्लियर, और इसमें कुछ करने को बोला है, तो फिर ये तो कुछ है ही नहीं, फिर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो तीन किस्से, तीन किस्सों में क्या क्या बोला मैंने? कंपनीज एक्ट और बैंकिंग का एक्ट, बैंकिंग का एक्ट। ओके, मैं बोल रहा हूं दोनों में सेम है, दोनों को कंप्लायंस करना पड़ेगा। इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है। ओके, तो कौन सा कंप्लाई करना पड़ेगा? बैंकिंग। इसको मैं ऐसे करता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, इसमें ए लिखा है करने के लिए, इसमें अच्छा एग्जांपल ये देख लो। ओके, इसमें भी ए बोला है करने के लिए, इसमें भी ए बोला है करने के लिए, तो ए करेंगे। इसमें बोला है ए करने के लिए, इसमें बोला है बी करने के लिए, बी करेंगे। समझ में आया? ओके, इसमें बोला है ए करने के लिए, इसमें साइलेंट है, ए करेंगे। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट ये है जीवा मालिक। और जैसा मैंने इसके लिए बताया, वैसा किसके लिए एप्लीकेबल होगा? इंश्योरेंस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, स्पेशल एक्ट के लिए। स्पेशल एक्ट कौन से होते हैं? यूटीआई, ओके, यूटीआई, आईडीबीआई। ओके, इनके जो स्पेशल एक्ट होंगे ना, उनके अंदर कोई एक्ट में कोई फॉर्म होगा स्पेशल एक्ट, जिनका खुद का एक्ट होगा उनके हिसाब से ये काम होगा। तो मेरा क्वेश्चन है, कंपनी एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल है? पहला चीज, कंपनी को, बैंक को, अनलेस एंड अनटिल उनके एक्ट में कोई इनकंसिस्टेंट ना हो। इंश्योरेंस को अनलेस अनटिल उनके एक्ट में कोई इनकंसिस्टेंट ना हो। इलेक्ट्रिसिटी को अनलेस अनटिल उनके एक्ट में इनकंसिस्टेंट ना हो। भारत माता की जय, झेपा मालिक। एंड लास्ट पॉइंट, कोई एक्ट स्पेशल एक्ट में बना होगा, उनसे उनसे अगर इनकंसिस्टेंट ना हो। और इसके अलावा ओके, आपको मैंने मतलब मैं आपको समझा दूं, हमेशा ना एक्ट में रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स। सेक्शंस नहीं, सेक्शन के अलावा रूल्स भी होते हैं। रूल्स निकालने वाला कौन? गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? सीजी। ओके, अगर ऐसा पावर दे दिया है कि सीजी को लगता है इनको भी एप्लीकेबल करना है, तो ये एक्ट उनको भी एप्लीकेबल करवा सकते हैं। लास्ट लाइन पढ़ोगे तो, सच बॉडी कॉर्पोरेट विच में बी इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एंड एज सीजी बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। यानी अगर सीजी को इस नोटिफिकेशन देके स्पेसिफाई करेगा तो भी एप्लीकेबल होगा। भारत माता की जय, जेपा गया पक्का। तो मेरा क्वेश्चन है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी एक्ट लिखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट लिखिए, किसको किसको एप्लीकेबल? कंपनी को, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, इलेक्ट्रिसिटी को, स्पेशल एक्ट को, और सीजी स्पेसिफाई करेगा उसको। आत्मा क्लियर? पक्का? ओके, बस आपको यह ध्यान रखना है, ये चार का लिखते वक्त क्या लिखोगे? चार का लिखते वक्त
ये चार लिखते वक्त क्या ध्यान में रखना है? और एक, अगर इनके एक्ट के साथ कंपनीज एक्ट इनकंसिस्टेंट है तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। समझा मालिक? इंटर में आने के बाद क्या समझेगा? इंटर में आने के बाद अकाउंट्स में ये तोड़ समझेगा। सुन 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 सुन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने एक फॉर्मेट दिया है पीएनएल बैलेंस शीट का, और कंपनीज एक्ट ने भी फॉर्मेट दिया है पीएनएल बैलेंस शीट का। शेड्यूल 3 में दिया है। किस में दिया बेटा? शेड्यूल 3 में दिया। आत्मा क्लियर? अरे हाँ या ना? मेरे को बताओ, बैंक किस में बनाएगा? शेड्यूल 3 के हिसाब से या बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से? समझा? और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं बोलूं, ये एग्जांपल है, ये जो मैंने आपको बताया। अगर दोनों में सेम है तो दोनों कंप्लाई हो रहे हैं, दोनों कंप्लाई हो रहे हैं ना, फिर तो दोनों में से अलग है तो किसका सुनोगे? बैंकिंग का। और अगर बैंकिंग वाला साइलेंट है तो कंपनीज एक्ट, फिर तो कंपनीज एक्ट फुलफिल करना पड़ेगा। आत्मा झेपा एवरीबॉडी, खत्म हो गई कहानी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट कितने है? 5। फटाफट बोल। कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेशल एक्ट एंड एज प्रिस्क्राइब बाय सीजी। प्रिस्क्राइब बाय सीजी तो कुछ है नहीं, पर ये 5 पॉइंट तो थोड़ी याद रखना चाहिए। भारत माता की जय। बढ़ू आगे, पक्का? अगला सवाल, एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड। सुनिए, एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सुनिए 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 सुनिए, चर्चा का विषय है। 15 मिनट का कॉन्सेप्ट ही आगे, 15-20 मिनट का कॉन्सेप्ट वापस। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको वापस बता रहा हूं, मैं आपको मां कसम बोल रहा हूं, मतलब आप ये सब चीजें अगर अच्छे से समझ रहे हो, मैं ये पॉइंट पे कर रहा हूं, आंख बंद करके आपके 3 क्वेश्चन तोड़ खत्म होंगे। और एक भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आया, 19-20 आया, नाम बदल देना। मैं बैठा हूं और यूट्यूब पे भी डाला है, मतलब मैं तुम्हें भी बता रहा हूं। एक भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आई, 19-20 रहा, नहीं सर ये तो ये, आप नाम बदल देना भाई। लॉकअप मैं बता रहा हूं, मतलब बस इसका एप्लीकेशन आपको कुछ कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और कंपनी एक्ट तो अपने इसमें तोड़, मतलब देखो कैसा होता है कंपनी एक्ट तो इन एंड आउट, क्योंकि अपन तीनों लेवल पे पढ़ा चुके हैं, इसके लिए इन एंड आउट अपने को मालूम। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपनी पंचायती था, तुमने जो पढ़ा इंडियन, ठीक है ना, सोगा सो गया। पार्टनरशिप एक्ट ओके, फाउंडेशन तक रहता रे, इंटर फाइनल में पार्टनरशिप का कोई लेना नहीं रे। क्योंकि मेरे को बताओ कौन सा सुपीरियर, पार्टनरशिप और कंपनी? पार्टनरशिप एक्ट के तेरे ले दे के कितने सेक्शन है भाई, इधर कितने सेक्शन है, कहां पर है? और पार्टनरशिप एक्ट तो बिना रिटर्न भी रहा तो चलता, पार्टनरशिप एक्ट तो ओरल भी चलता, कंपनी ओरल करके बता, पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट है, तो बस आप थोड़ा सा बस ये ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो आपका पहला सेट खत्म हो रहा है अभी। अपन ने, मैंने आपको ये 5 सेट बताए थे, किधर बता रहे 5 सेट, किधर गए? अरे मां कसम बेवड़े, नहीं किधर, हाँ ये रहे। मैंने आपको बताया फीचर्स, कॉर्पोरेट वेल अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्लास ऑफ कंपनी इंपॉर्टेंट, उसके बाद वाले मतलब जैसे 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 जाएंगे आपको बता दूंगा। आत्मा क्लियर? सारी आत्मा मेरे साथ फटाफट। अगला पॉइंट, विनोद सर ने ट्रांजेक्शन किया सर, किसके साथ? कंपनी के साथ। किसके साथ? कंपनी के साथ। अच्छा पहले बात करते हैं, विनोद सर और सुशील सर ने कंपनी बनाई। विनोद सर के पास 95% शेयर है, सुशील सर के पास 5% शेयर है। एज्यूम करो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, विनोद सर के पास कितना है? 95% और सुशील सर के पास 5%, यानी मेजर शेयर होल्डर तो विनोद सर ही है। विनोद सर ने कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद ओके, इस कंपनी ने डिबेंचर इशू किए। क्या किए? डिबेंचर। डिबेंचर आइडिया है कुछ? डिबेंचर इज शेयर? नो, डिबेंचर इज ओके लोन। डिबेंचर लेना मतलब ओके, इस कंपनी ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया होगा जिसपे लिखा होगा ये डिबेंचर है, और इसके अगेंस्ट कंपनी ने पैसे लिए होंगे, और डिबेंचर सिक्योर्ड करते हैं। क्या करते हैं? सिक्योर्ड। तो विनोद सर ने क्या किया, कंपनी जैसे ही हुई ओके, कंपनी को और पैसे चाहिए थे काम करने के लिए, एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी को काम करने के लिए पैसे चाहिए थे, और एक रूम लेना था, पैसे चाहिए थे। तो विनोद सर बोले मैं ही देता हूं, पर मेंबर करके नहीं दिया। और मेंबर करके क्यों नहीं देना है? कि विनोद सर का पैसा शेयर तो बहुत बड़ा ही है वैसे भी, तो विनोद सर का तो वैसे भी वोटिंग राइट तोड़ है ना। मेरे को बताओ ओआर पास करना है, एसआर पास करना है, विनोद सर को सुशील सर को पूछने की भी जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो विनोद सर बोले और पैसा एज ए मेंबर लाके क्या करूंगा मैं? नहीं झेपा झेपा। तो विनोद सर ने बोला कंपनी से डिबेंचर इशू करवा दिया। किसको? विनोद सर को ही। और विनोद सर ही एमडी है, मतलब डायरेक्टर विनोद सर ही है, खुद ने साइन किया, खुद ही रख लिया, खुद ही ड्रावर में रखा, खुद ही ड्रावर से पैसे निकाले, खुद में डाले। घर क्या है? खुद खुद में। Okay, it is like maths only. A plus B is equal to square, which is A square plus B square plus 2AB plus BBB. What 2AB? Okay, Habibi.
What is the probability that coin raise as a toss and will come head? तू क्या प्रोबेबिलिटी है तेरे कॉइन टॉस किया तो हेड आने की? हाँ 1/2, बट नहीं है आंसर, सच्ची में बता रहा हूं, इट्स नॉट 1/2, न्यू रिसर्च इज देयर। अरे भाई साहब, मेरे को क्या मजाक समझ रहे क्या रे तुम लोग? साला जोक समझ रहे हो? आई शेयर। गलत पढ़ रहा है यार। क्या? A coin is 50.8 likely to land on the same side it started on when tossed. नहीं मेरे को मालूम नहीं अभी मैथ्स का, अभी मेरे को मत घुसना है, बताइए लॉजिक है ना, जिस साइड से टॉस किया ना 50.8% चांस था, चेंज कर दिया भाई मैथ्स। तोड़ मैन 1/2 ये मजा कर रहे भाई। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी क्वेश्चन ये आया, विनोद सर ने खुद से पैसे लिए, खुद को डिबेंचर दिए, समझा क्या? तो विनोद सर ने डिबेंचर लिए, ओके विनोद सर ने एज बिहाफ ऑफ एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड साइन किया, और किसके नाम से दिया? विनोद सर। पैसे किसने दिए? विनोद सर ने। किसको दिए? विनोद सर को, विनोद सर को नहीं होता क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी। किसको दिए? एक्सपर्ट। आत्मा क्लियर? एक्सपर्ट धंधा किया, बिजनेस किया, बिजनेस किया, बैंक लोन भी लिए बीच में, बैंक लोन भी लिए, ओके लेकिन विनोद सर ने जब ये डिबेंचर दिया तो विनोद सर ने एज ए सिक्योरिटी दी। सिक्योरिटी क्या दिया? एग्जांपल ये कंप्यूटर। अब सवाल ये होता है, कंपनी अगर डूब गई, ओके और पेमेंट करने की नौबत आई, पहले पेमेंट किसको किया जाएगा? सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड। और सिक्योर्ड को जो एसेट ऑलरेडी सिक्योर्ड है वो बेच के जो पैसा आएगा वो सिक्योर्ड क्रेडिटर उसको दिया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो किसको दिया जाएगा? अनसिक्योर्ड। और फिर उसके बाद भी पैसा बचा तो शेयर होल्डर को, जिसमें भी शायद नाम याद हो गया आपको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पहले आएगा और उसके बाद इक्विटी। एकदम एकदम पांचट आंसर में देखे तो पहले किसको पेमेंट होना चाहिए? सिक्योर्ड। फिर किसको होना चाहिए? अनसिक्योर्ड। फिर किसको? प्रेफरेंस। और फिर इक्विटी। और मैं आपको बता दूं, ओके जैसे अभी कोई एम्प्लॉय की सैलरी बाकी होगी तो उसको लॉस सिक्योर्ड ट्रीट करता, वो ट्रीट करता वो अलग है, मेरे को समझाना कुछ है। कंपनी डूब गई, कंपनी डूब गई, विनोद सर ओके कौन से क्रेडिटर थे? डिबेंचर दिए थे उन्हें, कौन से क्रेडिट थे? विनोद सर सिक्योर्ड। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? ओके अब सवाल ये आया, ओके अब समझना करो, एक बैंक लोन लिया था जिसमें कार्तिक, ओके कार्तिक फ्रॉम बैंक लोन समझ लो, कार्तिक अनसिक्योर्ड लोन था, ओके एसेट बचा था 1 लाख का, एग्जांपल बोल रहा हूं एकदम पांचट, 1 लाख का एसेट बचा और सिक्योर्ड क्रेडिटर 1 लाख का, डिबेंचर किसने दिए थे? विनोद सर ने। और कुछ एसेट ही नहीं है कंपनी के पास और लाइबिलिटी खत्म है, लाइबिलिटी खत्म है, सब पेड अप है और ये लोन बचा हुआ है 3 लाख का। ओके अब मेरा पहला क्वेश्चन है, ये एसेट बिकेगा तो किसको मिलेगा? विनोद सर को या बैंक को? क्यों? सिक्योर्ड है। फिर अनसिक्योर्ड को मिलेगा ना? किस केस में अभी प्रॉब्लम आया? अनसिक्योर्ड। इसको प्रॉब्लम आया, ये बोला अरे क्या चल रही है, अरे विनोद सर खुद को पैसे दे रहे, समझ में कुछ आया? तो ये गया कोर्ट में, जज साहब मजाक चल रही है, अरे विनोद सर अकेले सोल मेंबर, बहुत मतलब मेंबर 80-90% मेंबर है वो, यानी पूरा पैसा उसका ही लगा हुआ है और उसने ही डिबेंचर खुद को लिए, सिक्योर्ड डिबेंचर। अरे ये क्या मजाक चल रहा है, हम अनसिक्योर्ड है, हमको पहले पैसा मिलना चाहिए। कोर्ट में डिसाइड हुआ, ओके क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ओके और यहां पर विनोद सर और कंपनी दोनों अलग अलग है, तो दोनों के बीच में एक पर्दा है, ओके जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वेल। ये पर्दा अपने को उठाना पड़ सकता है अगर कहीं पर कुछ फ्रॉड हो रहा है तो। क्या ये विनोद सर ने सुनिए सुनिए मालिक, क्या विनोद सर ने कोई फ्रॉड किया? नहीं। विनोद सर नॉर्मल किया, कहीं पर भी फ्रॉड का इंडिकेशन था? नहीं। क्या विनोद सर टैक्स इवेशन कर रहे हैं? नहीं। क्या विनोद सर को कुछ अरेंजमेंट था जिससे टैक्स लाइबिलिटी या लाइबिलिटी कुछ रिड्यूस करनी थी? नहीं। क्या विनोद सर वॉर जिसके साथ, जिस कंट्री के साथ वॉर हो रहा है उनके वो है क्या विनोद सर उस कंट्री से है क्या? नहीं। फिर काय के लिए पर्दा उठा रहे हो? पर्दा गिरा हुआ रहने दो। आत्मा समझ रहा है?
इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। दो किस्से अलग अलग है। पहला क्वेश्चन है कॉर्पोरेट वेल, कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल मतलब, ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड विच व्हाट डिड वी हैव डिस्कस इन साइलेंट फीचर, मेंबर एंड कंपनी आर डिफरेंट, member and company are, and there is no need to every time lift the corporate veil. This was mainly decided, it is not in section, this was mainly decided in Salomon versus Salomon company. Salomon versus Salomon, ये केस लॉ है सर। इसमें क्या हुआ था, जैसे मैंने एग्जांपल अभी विनोद सर का बताया, सेम लॉजिक था। Salomon एक बंदा था, उसकी एक बीवी, उसके 4 बेटे और एक बेटी, बहुत बड़ी फैमिली। Salomon, उसकी बीवी, 4 बेटे और एक बेटी, 7 मेंबर, पब्लिक कंपनी बनाए। 7 मेंबर चाहिए, पब्लिक कंपनी बना दी, और मेजर शेयर किसके पास था? सेलोमैन। अब सेलोमैन ही एमडी था कंपनी का, डायरेक्टर। ओके, और सेलोमैन ने अपने आप को क्या इशू कर दिया? डिबेंचर्स। कौन से डिबेंचर? सिक्योर्ड। और कंपनी कुछ कारणवश, जैसे कोविड आया उसकी वजह से वाइंडिंग अप में आ गई, कोविड नहीं पर पहले वाला सिनारियो, ऐसे ही रेसिशन आया और रेसिशन की वजह से कंपनी का क्या हो गया? हाल खराब हो गया और डूब गई। तो आप मेरे को बताओ, कंपनी डूब गई तो पैसे देने की नौबत आई। ओके, और कंपनी ने पैसे पहले सेलोमन को दिए। ओके, इसकी वजह से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ओके, ये बोलने लगे, ओके भाई सेलोमन तो उसी कंपनी का ओनर है और उसके पास सबसे ज्यादा शेयर है, आप उसी को कैसे पहले पेमेंट कर रहे हैं, भले वो सिक्योर्ड डिबेंचर रहा तो। फिर जस्टिस, ओके, उन्होंने डिसाइड किया, भाई कोर्ट में डिसाइड हुआ, सेलोमन वर्सेस लैंडमार्क केस बन गया। ओके, लैंडमार्क केस बना कि भाई यार ये माना गया है कि ये कॉर्पोरेट वेल रहेगा ही रहेगा, इसको पियर्स करने की जरूरत, पियर्स मतलब खड्डा करने की जरूरत नहीं है या लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ये लिफ्ट और पियर्स सिर्फ और सिर्फ कुछ कारणवश हो सकते हैं, हर टाइम आप लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड, कॉन्सेप्ट वाज डिस्कस्ड इन सेलोमन वर्सेस सेलोमन। आत्मा क्लियर? तो पहला पॉइंट आप याद रखना, कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल का कॉन्टेक्स्ट अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो सब लोग आत्मा कॉन्सेप्ट दे पा क्या मालिक? बड़े आगे? अरे हाय ना, अरे आवाज नहीं आ रही? पक्का? बढ़िया, ओके अजय, मेरा मोटिवेशन तू है। तू अगर मोटिवेट नहीं रहेगा तो मेरे को कुछ नहीं है, न्यूज चैनल कभी बन सकता हूं मैं। चल फटाफट, मैं बनने नहीं दूंगा, मां कसम ठोकूंगा तेरे को। बड़ा 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 तोड़ बड़ा। कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल refers to a legal concept whereby company is identified separately from members of company। झेप आ गया मालिक? यानी कौन अलग अलग है? कंपनी अलग है, मेंबर अलग। ये सर किसमें पढ़ा था अपन ने? और एक सेपरेट लीगल एंटिटी। सर ये किसका हिस्सा था? फीचर्स। बस उसको नाम क्या दिया है? कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल, आत्मा क्लियर? ठीक है, ओके। ये आगे वाला पॉइंट, द टर्म कॉर्पोरेट वेल रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। If company incur any debts or contravenes any laws, the corporate veil concept implies that members should not be liable for those errors. In other words, they enjoy corporate isolation, insulation. In short, मतलब अगर कंपनी ने कुछ कांड किया होगा, कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया होगा, मेंबर को जेल में मत डालो। कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया होगा, कंपनी ने कुछ रिटर्न फाइल करना है, उसमें डिले किया होगा, जेल में क्या मेंबर जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट वेल है, दोनों अलग अलग है। ओके, आत्मा क्लियर? और ये केस में हुआ था, ये केस आप बाद में पढ़ लेना। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर? तो केस का नाम क्या है बेटा? सेलोमन वर्सेस सेलोमन। और इसमें लॉर्ड मैकनॉक्टन, उन्होंने वो जो डिसीजन दिया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ओके, मतलब जज साहब का नाम था लॉर्ड मैकनॉक्टन, इन्होंने ये जज साहब, तो ये है तेरा सेलोमन वर्सेस सेलोमन का किस्सा कॉर्पोरेट वेल के लिए। तो मेरे को बताओ किसने किसको सिक्योरिटी डिबेंचर दिए? सेलोमन कंपनी ने किसको दिए? सेलोमन को। और सेलोमन कौन था? मेजर शेयर होल्डर था, और वो साथ में कंपनी का कौन था? एमडी भी था। इसलिए बहुत सारे कंसर्न हो रहे थे, लेकिन कंपनी और सेलोमन दोनों अलग अलग है, तो जस्ट ने बोला दोनों को मिक्स मत करिए। लेकिन इस केस में आगे बढ़े तो ऐसे कुछ कारण बताए गए जहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ नेसेसरी है या पियर्स करना नेसेसरी है। पियर्स मतलब खड्डा, ओके, या लिफ्ट करना, पर्दा लिफ्ट करो। ओके, कौन से केसेस में? वो केसेस आपको याद रखने चाहिए। ये अगेन क्वेश्चन हो सकता है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन अपने केस में आ जाए एग्जामिनेशन में। सुन रहे अपने एग्जामिनेशन में इसमें से कोई किस्सा आ जाएगा और फिर अपने को आंसर कैसा लिखना होगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, आगे देख, अगले पेज पे एक बार देख ले खाली। 1 2 3 4 5, कितने पॉइंट है अपने पास? 5 पॉइंट। अपने एग्जामिनेशन में इसमें से कोई भी एक पे क्वेश्चन आ सकता है मालिक, वो एक अपने को लिखने के लिए 5 लिखने पड़ेंगे। और फिर समझ में आया कैसा आंसर लिखना है?
ओके तो पहला सिनारियो क्या हमेशा लिफ्ट होगा क्या कॉर्पोरेट वेल? नहीं। ओके कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देयर विल बी 5 सिचुएशन जब हमने को कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना पड़ सकता है। सर कौन सी 5 सिचुएशन? थोड़ी सी। पहली देखना कुछ सिचुएशन आपको लगेगा सेम सेम है, पर वो वैसे ही लॉजिक है। पहली सिचुएशन सर, ओके मैं वापस बोल रहा हूं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल चल रहा है, सब लोग को झेप रहा है ना मालिक? पहला पॉइंट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल फॉलोइंग, अच्छा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बिकम्स आर सेम। लिफ्टिंग करना या पियर्स करना, पियर्स मतलब खड्डा करना, लिफ्टिंग मतलब पर्दा उठाना। आत्मा क्लियर? बड़े आगे मालिक, ये ऑनलाइन पढ़ लोग सबको समझ में आ रहा है मालिक? तोड़ है मालिक, तोड़ है मालिक, तोड़ है मालिक, तोड़ तोड़ तोड़, नहीं बोल नहीं रहे, मैं ही बोल रहा हूं। तोड़े मालिक, तोड़े मालिक, तोड़े मालिक, उन्होंने कुछ नहीं बोला। समझा क्या? ओके बढ़िया। पहला सिनारियो, सबसे पहला सिनारियो, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी, टू फाइंड आउट वेदर कंपनी इज एनिमी और फ्रेंड। अब मेरे को बता कंपनी मेरी एनिमी दुश्मन है या फ्रेंड है, कैसे मालूम पड़ेगा? कंपनी चलाने वाले लोग कौन है समझने की कोशिश करो। कंपनी तो ना, कंपनी तो रजिस्टर्ड मेरे पास ही होगी, लेकिन व्हाट इफ कंपनी का डायरेक्टर पाकिस्तान से, कंपनी का डायरेक्टर चाइना से, इट में हैपन ना, जब वॉर हो जाएगा, वॉर फ्रंट हो जाएगा, तो कंपनी क्या बन जाएगी? एनिमी का। कंपनी तो मेरे पास इनकॉर्पोरेट है रे, कंपनी तो इंडिया में इनकॉर्पोरेट है, लेकिन ये कौन सी कंपनी बन जाएगी? एनिमी कंपनी। क्यों बन जाएगी? पर तब अपन पर्दा उठाएंगे, समझा? तब पर्दा उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी एनिमी। अरे आप ऐसे मेरे को बताओ तो सही, एनिमी कंपनी है कैसे बोलोगे आप? अरे कंपनी तो तुमने रजिस्टर की है पे, कंपनी तो तुमने रजिस्टर की है। भारत माता की जय। समझा मालिक? तब अपने को क्या करना पड़ेगा? पर्दा उठाना पड़ेगा, और अपने को देखना होगा इनके पीछे कौन काम कर रहे हैं, इनके मेंबर्स कौन है, कंपनी की ओनरशिप किसके पास है। ओके क्योंकि जिसके पास ओनरशिप है, देखो अब मेरे को बताओ कंपनी का काम कौन करता है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर किसका सुनता है ऑलमोस्ट? देखो डायरेक्टर खुद की मर्जी करेगा, लेकिन उसको बहुत बार ओआरएसआर पास करना पड़ेगा ना। ओआरएसआर पास करना है मतलब कौन बोलेगा? मेंबर्स। अब मेरे को बताओ ओआरएसआर पास करने के लिए अगर मेंबर फॉरेन कंट्री के रहे और वो एनिमी कंट्री के हो गए, खत्म है ना कहानी। ओके एंड दिस इज व्हाट अ वेरी इंपैक्टेड पॉइंट मालिक। भारत माता की जय। ध्यान रहेगा मालिक? और यही चीज डिस्कस हुई है आगे वाले कॉन्सेप्ट में, डायलमान कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। सर ये कंपनी मेंबर का, ये कंपनी जो कंपनी है, क्या ये एनिमी कंपनी है या फ्रेंड कंपनी है, कैसे समझेगा? जब अपन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करेंगे और इनके मेंबर को पता करेंगे, अगर पता करेंगे तो ये कौन सी कंपनी आ जाएगी? एनिमी या मेंबर। मैं वापस बोल रहा हूं, कंपनी कैन नेवर बी एनिमी और मेंबर खाली कंपनी को देख के। कंपनी का लिफ्ट करेंगे तब क्या मालूम पड़ेगा। भारत माता की जेपा मालिक। फटफट रीड करो, इसको खत्म करो, ये केस पढ़ो फटाफट, ये खत्म करो, तुम खत्म करो फटाफट, रीड करो 2 मिनट में। मेरे को बताओ क्या कंपनी दोस्त हो सकती है? नहीं। क्या कंपनी दुश्मन हो सकती है? नहीं। फिर अब वो दोस्त दुश्मन कैसे समझ में आता है? कॉर्पोरेट वेल, उसके मेंबर्स कौन है। आत्मा क्लियर? यही पहला कैसा हुआ, डायलमर कंपनी वर्सेस लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर। पहला पॉइंट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कब करेंगे? पता करना। पहला आंसर, कितने आंसर रखेंगे? 5। पहला आंसर कौन सा है? जब मुझे पता करना है ये कंपनी कौन सी है, फ्रेंड है या एनिमी है। फ्रेंड है या, सारी आत्मा मेरे साथ। दूसरा किस्सा, ओके एज्यूम करो एक कंपनी है, कंपनी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी है, कंपनी ने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है। अब एक नाम सेकंड इसमें दिखेंगे, लेकिन एक नाम रहेगा जिसको अपन होल्डिंग सब्सिडरी ऐसा कुछ बोलेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है, कंपनी ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है सर, किसमें? एग्जांपल सपोज ये ए लिमिटेड है, स्क्रीन पे देखो, ये ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है किसके अंदर? बी लिमिटेड के अंदर। किसके अंदर मालिक? सब लोग मेरे साथ है? तो अब मेरे को बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट बी लिमिटेड के अंदर किया है, इसका मतलब बी लिमिटेड के शेयर्स किसके नाम पे है? ए लिमिटेड होल्ड कर सकती है, जो कंपनी होल्ड कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को बताओ बी में प्रॉफिट हुआ तो पैसा किसको मिलेगा? ए को। तो मतलब वो ए को क्या मिलेगा? डिविडेंड।
अब मेरे को बताओ डिविडेंड टैक्सेबल होगा? तो अब जब ए को डिविडेंड मिल रहा है, ए को डिविडेंड मिल रहा है, क्या वो डिविडेंड टैक्सेबल है मालिक? अरे हाँ या ना? तो ए लिमिटेड के जो ओनर है उनको समझ में आया ये तो टैक्सेबल हो रहा है, तो टैक्स बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ए लिमिटेड ने ओके इनकी खुद की पूरी सब्सिडी यानी और एक एस लिमिटेड बना दिया। कौन सा लिमिटेड? एस लिमिटेड बना दिया, जो पूरा 100% कौन ओन कर रहा है? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड 100% ओन कर रहा है, और इन्होंने यहां पर जो डिविडेंड इनकम आई ना, वो डिविडेंड इनकम इधर एक्सपेंस करके दिखा दिया। समझा? जबकि एक्सपेंस है नहीं, एक्सपेंस कुछ था नहीं, क्योंकि पूरी कंपनी, अरे मेरी, अरे कौन पेपर क्रिएट कर दी मैंने कंपनी, शैम बोलते, शैम, शेल कंपनी सुना होगा शायद, इट्स म्यूर शैम। ओके, अब क्या किया इधर मैंने, क्या किया इधर मैंने दिखा दिया कि भाई एक्सपेंस, डिविडेंड जो ऊपर इनकम आया मुझे वो मैंने एक्सपेंस बता दिया। तो किसकी बुक्स में एक्सपेंस दिख गया? ए की बुक्स में। तो मेरे को बताओ क्या टैक्स आएगा उसको? नहीं। फिर टैक्स किसके पास जाएगा? बी के पास, सॉरी एस के पास। पर एस के पास वो लिमिट्स, बेसिक लिमिट्स, तो टैक्स एग्जम्प्ट हो जाता। ओके, अब पर पैसा किसके बुक्स में है? नहीं, ए के बुक्स में किधर पैसा है? पैसा किसको भेजा उसने? एस को भेजा ना पैसा। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आया? पैसा किसको भेजा? एस को। आत्मा क्लियर? अब क्वेश्चन है, इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने इतने खतरनाक लोग, ये एस से ही वापस लोन ले लिया ए। नहीं समझा? समझा? यानी इन्होंने क्या किया, ओके इन्होंने लोन वापस ए को ही दे दिया। किसने लोन दिया ए को वापस? एस ने। ओके, यानी इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? आपने एस क्यों बनाई? एस क्यों बनाई? टैक्स बचाने के लिए। तो यानी एस कोई ऐसा अलग से कंपनी नहीं है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, एस के पीछे कौन है सालो? किसके पीछे कौन है? एस के पीछे। तो बाद में मालूम पड़ा एस के पीछे कौन थे? ए के, ए का होल्डिंग बताएगा, लेकिन ए के मेंबर्स ही है पूरे। समझ में आया क्या? वैसे देखा जाए तो एस का ओनरशिप किसके पास है? एस का ओनरशिप किसके पास है? लेकिन टेक्निकली ए के पास ओनरशिप है ही नहीं। ये खाली ऐसे ही कंपनी बना दी, शेल कंपनी, जैसे ऐसे ही। किसने बनाई? ए के मेंबर्स ने। तो ये कॉन्सेप्ट आया सेकंड पॉइंट, जिसमें अपने को लिफ्ट करना पड़ा। क्या लिफ्ट करना पड़ा? कॉर्पोरेट वेल, जिसको अपन ने नाम दिया है ओके टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। यानी हमको टैक्स बचाने के लिए या रेवेन्यू को बचाने के लिए ओके, इसके लिए हमने कोई, अगर हम, मतलब तुम समझ रहे हो, इसके लिए अपने को लिफ्ट करना पड़ सकता है। नहीं तो टैक्स जाता था ना रे, कितना गवर्नमेंट को कितना नुकसान होता था? टैक्स वाला अमाउंट मेरे को बताओ, टैक्स किसने नहीं भरा? ए ने नहीं भरा। कौन से इनकम पे? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड किससे आया? बी से। और क्यों नहीं भरा इन्हें डिविडेंड इनकम पे? क्योंकि इसने एस पे भेज दिया और एस से वापस लोन ले लिया। यानी हमारे को तो जो डिविडेंड इनकम इसको मिला था एज ए डिविडेंड, वो क्या दिख रहा है एज ए बुक्स में? लोन दिख रहा है वो, और पैसा यूज हो रहा है लेकिन टैक्स भरे बिना। ये कॉन्टेक्स्ट को ट्रीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट करना पड़ेगा। ताकि हमको, तो मेरा दूसरा कारण क्यों लिफ्ट करना है? ताकि हमारा टैक्स हम क्या बचा सके? रेवेन्यू। हम क्या बचा सके? टैक्स। तुम आंसर को गलत इंटरप्रेट मत करना। व्हाई लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इज डन? टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। ओके, मतलब ए के हिसाब से मत सोचो, कोर्ट के हिसाब से सोचो। कोर्ट क्यों लिफ्ट कर रही है? ताकि कोर्ट क्या कर सके? रेवेन्यू को बचा सके, टैक्स को बचा सके। उनका जो, उनके पास जो आना चाहिए था गवर्नमेंट के पास पैसा, वो बच सके ना मालिक। दैट्स योर पॉइंट। ओके, ये पॉइंट दोनों केसेस में आपको ये पॉइंट आया हुआ है। एक जुग्गी लाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, और एक दिनशा मुखर्जी पेटेट ओके इसमें है। तो इसका पॉइंट पढ़िए, ये केस पढ़िए, पढ़िए ये केस पढ़िए, दिनशा वाला। It was held that company was not a genuine company at all, but merely SSE himself disguised under legal entity of limited company. The SSE earned huge income by way of dividends, and so he opened some companies and purchased their shares in exchange of that income by way of dividend and interest. This income was transferred back to SSE by way of loan. The court decided that private company were a sham. Sham मतलब शेल, मतलब एक्चुअली कुछ कंपनी नहीं है वो, खाली ऑन पेपर कंपनी दिख रही है। ओके, एंड कॉर्पोरेट वेल वाज लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम। यानी वो इनकम किसका होगा? एस लिमिटेड का था या वो ए लिमिटेड का था? ए का। यानी इनकम पूरा ए का ही माना गया, तो ए को टैक्स भरना पड़ा। भारत माता की जय। जय मालिक। दूसरा कारण। तीसरा कारण भी बहुत पांचट आंसर है। तीसरे कारण का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, स्क्रीन पे ध्यान दे। तीसरा कारण इज टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। सेम किस्सा लो, सेम किस्सा। ए लिमिटेड,
इन्वेस्टमेंट किसमें किया? बी लिमिटेड। ओके, बी लिमिटेड से क्या आया? डिविडेंड्स। डिविडेंड्स एक्यूमुलेट होते गए ओवर ए पीरियड। ओके, एज्यूम करो डिविडेंड 100 करोड़ हो गए। एग्जांपल, एग्जांपल, 5 आंसर है, लॉजिक बैठाओ। अब ए लिमिटेड का एग्रीमेंट था उनके एम्प्लॉय के साथ, कान खुले में क्या बड़बड़ कर रहा हूं, किसका एग्रीमेंट था? ए लिमिटेड का। किसके साथ था? किसके एम्प्लॉय? ए के ही, कि हम जितना कमाएंगे उसका कुछ परसेंटेज आपको देंगे एज ए बोनस। कौन कमाएगा? ए। तो ए जितना कमाएगा उसका बोनस किसको मिलेगा? उसका परसेंटेज का बोनस किसको मिलेगा? एम्प्लॉय ऑफ ए। अब मेरे को बताओ, वो डिविडेंड भी इनकम में तो ए का इनकम हो गया ना, तो ए को समझ में आया कि बहुत सारा पैसा बोनस देना पड़ेगा। तो अब मेरे को बताओ ए क्या करेगा? समझ में कुछ? सेम ऊपर का किस्सा, ए ने क्या किया? ओके यार, ए ने क्या किया? बी से लोन नहीं, बी लोन छोड़ दे, इसने क्या किया? एक सब्सिडी बना दी। समझ में आया? और सब्सिडी किसकी है? ए की, ओनली वन सब्सिडी। आत्मा समझा गया? अब मेरे को बता, ओके ये डिविडेंड आया, वो किसको ट्रांसफर कर दिया? एस को। और बता दिया, ओके ये इन्वेस्टमेंट जो थे ना बी के, ये बी के इन्वेस्टमेंट सब किसके नाम पे कर दिए? एस के। ये सब एस के नाम पे कर दिए। एस इज होनली वन सब्सिडी। होनली मतलब पूरा पूरा पैसा किसका है? ए का। और सारे बी के इन्वेस्टमेंट किसको दे दिए? एस को। तो सारा डिविडेंड किसके पास चला गया? और बात जब बोनस की बारी आई तो बोनस के टाइम पे बोला कि हमारे पास वो पैसा हमारा नहीं था, वो एस का था। ओके, आत्मा क्लियर? अब क्वेश्चन आया, ठीक है एस का था, लेकिन एस है क्या किसका पर एक्चुअली? ए का। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। अब मेंबर ओनर अलग अलग नहीं है, यहां पर कंपनी और मेंबर अलग अलग नहीं है, सेम है। लिफ्ट करना पड़ा। भारत माता के जेपा के मालिक। तो आत्मा समझा? तरीका है ये, तरीका। सीए इस पे ही काम करता है, समझ रहा है? पर ये करना नहीं चाहिए अपने, ये अनइथिकल है। मैं खाली बोल सकता हूं, कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? जब अपन काम करेंगे, ओके अपन अच्छे से काम करना चाहिए, इथिकली काम करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से करना चाहिए। समझ में आ रहा है? सिद्धांतों पे चलना चाहिए अपन ने। वी आर द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। ओके, वी विल वर्क, वी विल अवेक व्हेन एवरीबॉडी इज स्लीपिंग। अरे अपना भाई लोगो है भाई, मोटो है, क्या मजाक कर रहे हो? आत्मा क्लियर? लेकिन रियल लाइफ में बहुत कहानी बहुत अलग हो जाती है भाई। मैं तो बता रहा हूँ, मतलब मतलब एक चीज बता रहा हूँ, सीए बनने के बाद मतलब जो छोटे फर्म्स है, मिड साइज फर्म्स है, बड़े फर्म नहीं बोल रहा हूँ, बिग फोर नहीं बोल रहा हूँ। बिग फोर मालूम है ना सबको, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ये सब ठीक है। छोटे फर्म्स है, यानी कल सपोज तुमने डिसाइड किया, अपन चारों ने मिलकर डिसाइड किया चलो प्रैक्टिस चालू करते हैं। अब मेरे को बताओ, इनिशियली प्रैक्टिस चालू करेंगे, क्लाइंट आना तो मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी क्लाइंट मिलेगा तो किस्मत है हमारी, क्लाइंट आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इधर क्लाइंट को हम नहीं बोल सकते इंटीग्रिटी। क्लाइंट बोलेगा मेरे को बैलेंस शीट ऐसी चाहिए, तू तब नहीं बोलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा नहीं बोलता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा बोलता है। क्लाइंट बोलेगा गया थे लेने, मेरे को ऐसी चाहिए, बनाता कि नहीं बनाता दूसरे के पास जाता। तो यानी रियल लाइफ में ओके, ऑन पेपर तो बैलेंस शीट पीएनएल किसके हिसाब से बनाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन रियल लाइफ में अपन किसके हिसाब से बनाते हैं? क्लाइंट। वी एडजस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। ये जोक्स बोल रहा हूँ भाई। ओके सर, मीनिंग ऑफ जियो पार्टी। जियो पार्टी मतलब आपका नुकसान करवाना, ओके इंपैक्ट होना। ओके मैं वापस बता रहा हूं, समझने की कोशिश करो प्लीज, ये अंडरस्टैंड करिए। जियो पार्टी मतलब नुकसान होना और कुछ नहीं, इंपैक्ट होना तुम पर। प्रीजुडाइज बोलते हैं इसको कभी कभी। तेरे जो अधिकार है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, प्रीजुडाइज हो गए। अच्छा वापस आइए, मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें बोनस दूंगा। बोनस किस पे दूंगा? बोनस किस पे दूंगा? प्रॉफिट्स। तो क्या कंपनी के प्रॉफिट्स में इन्वेस्टमेंट भी डिविडेंड आए, वो भी तो प्रॉफिट ही कंपनी का है। तो कंपनी को समझ में आया इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे डिविडेंड बहुत ज्यादा आए, तो उस प्रॉफिट पे भी बोनस पे पैसा जाएगा। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपनी खुद की होल्ली ओन सब्सिडरी बना दी, खुद की एस लिमिटेड बना दी। किसकी? कंपनी की। और ये बी लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट है वो किधर दे दिए? एस के पास। तो डिविडेंड किधर चले गए? एस के पास। समझा? अब मेरे को बताओ, ओके ये बैलेंस शीट में, ए की बैलेंस शीट में क्या ये दिख रहा है? नहीं। तो ये बोलता है हमारा जो प्रॉफिट है उस पर मैं तुम्हें दे रहा हूं बोनस। एम्प्लॉय के दिमाग में तो पहले से था, ये तो दिख ही रहा था। तो एम्प्लॉय बोले भाई वो पैसा भी हमारा है। तो भाई ए लिमिटेड बोला पैसा वो हमारा नहीं है, वो किसका है? एस का है। एस पे तुम काम कर रहे हो क्या? नहीं। फिर गए कोर्ट में, कौन? एम्प्लॉइज, वर्कमैन।
ओके ये कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने केस फाइल किया और कोर्ट ने बोला अच्छा अब लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये जो एस के पास तुमने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर की है उसका ग्राउंड भी तो चाहिए। तो बाद में मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट करते हैं तो मालूम पड़ता है जो एस के पास ग्राउंड क्या था, इन्होंने शिफ्ट किया है ओनली टू सेव दिस बोनस। देयर वाज नॉट रियल ट्रांजैक्शन इन इट। समझ में आ रहा है? शैम। इट वॉज नॉट रियल ट्रांजेक्शन, रियल ट्रांजेक्शन था ही नहीं, इंटेंशन। अच्छा मेरे को बताओ, क्या कंपनी बेच नहीं सकती इन्वेस्टमेंट? बेच सकती है, ओके गिफ्ट दे सकती है, अरे पर उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए ना मालिक। तो इधर इंटेंशन क्या था? ओके इंटेंशन वाज टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। झेपा के मालिक। अच्छा पहले 3 पॉइंट बताओ मेरे को क्या क्या था, कब कब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा? सबसे पहले एनिमी कंपनी, दूसरा सिनारियो प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, तीसरा लीगल ऑब्लिगेशन, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। ओके पढ़िए, केस पढ़िए आराम से। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, इन शॉर्ट ओके रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। तो बस आगे नाम एक लगाना है, वर्कमैन। वर्कमैन वर्सेस कंपनी। समझ में आया मालिक? तो क्या लिखा है पढ़ो। द फैक्ट ऑफ द केस इज ए लिमिटेड परचेज शेयर ऑफ by investing sum of 4,50,000. The dividend in respect of this share was shown in P&L, okay, of the company year after year. It was in the account for the purpose of calculating bonus payable to workmen of the company. Workmen देने के लिए. Sometime in 1968, the company transferred the shares of B Limited to C Limited, a subsidiary wholly owned by it. Wholly owned मतलब पूरा पैसा किसका था? A का. चूमे बनाया रे. Thus, the dividend income did not find place in P&L of ए लिमिटेड। समझा? तो डिविडेंड आया नहीं ए में, विद द रिजल्ट दैट सरप्लस अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस टू द वर्कमैन गॉट। भारत माता की जय। झेपा के मालिक? किस्सा समझा? तो बस अब ये क्या किया, हियर कंपनी क्रिएटेड सब्सिडरी एंड ट्रांसफर टू इट इन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग इन बिड टू रिड्यूस इट्स लायबिलिटी टू पे बोनस टू इट्स। यानी कंपनी का बनने का इंटेंशन बताओ हमको। ओके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हमको बताओ इंटेंशन क्या था, कंपनी क्यों बनाई है तुमने सी लिमिटेड, एस लिमिटेड क्यों बनाई? तो एस लिमिटेड बनाने का इंटेंशन क्या था तुम्हारा? काम कर रही है क्या एस लिमिटेड? नहीं, तुमने सिर्फ बोनस बचाने के लिए एस लिमिटेड बनाया है। इसीलिए हम इस एस लिमिटेड का क्या करेंगे? पर्दा उठाएंगे। इज द पॉइंट क्लियर? दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। भारत माता की जय। झेपा मालिक? फटाफट पढ़ो, ये क्लोज करो लास्ट की लाइन, उसमें कुछ हाईलाइट करने वाला कुछ नहीं है। The Supreme Court brushed aside the separate existence of subsidiary. The new company so formed has no assets of its own except those transferred by its principal company, with no business, no income, okay, except dividend. तो ये कौन सी कंपनी हो गई? बोगस। आपने सुना होगा ना पनामा पेपर्स, कभी ऐसे सुना है क्या? अमिताभ बच्चन, ये किस्सा हो गया था बीच में, पनामा पेपर्स, सचिन तेंदुलकर, बहुत बहुत सारे बहुत बड़े लोगों का है। ये शेल कॉर्पोरेशंस यही होते हैं। ये अपना पैसा, अभी मेरे को इनकम आया, ओके मेरे को अगर मेरे को इनकम आया 1 करोड़, मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। तो मैं 30% बचाने के लिए मैं कुछ ऐसी कंपनी में ट्रांसफर करता हूँ एज ए इन्वेस्टमेंट, जो मुझे डिडक्शन मिल जाते हैं, और एक्चुअली है ही नहीं कंपनी वो खाली कंपनी किधर है? पेपर पे, बाकी कुछ नहीं होता। तो ये सबसे हिस्सा ये होता है। आत्मा क्लियर? यस मालिक। अरे मालिक वो आरओसी में क्या बोलना पड़ेगा मेरे को? किसके लिए बना रखा? एमओए दूंगा, आरओसी थोड़ा ना चेक करता है एमओए। आरओसी पूछेगा, देखो एक चीज समझ लो, आरओसी के पास है ना सबमिट होते डॉक्यूमेंट। आरओसी आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा एमओए बना, एमओए में ये क्यों लिखा है, एमओए में ये क्यों लिखा है, ऐसा लिखा नहीं होगा। आत्मा क्लियर? रे एवरीबॉडी आया ना? 5 मिनट, 5 मिनट है मतलब। धन्यवाद। हाँ नजर मत लगा साले, रुक 1 मिनट। पेट दुखेगा भाई। मजाक करो सुन रहे। तो अब दूसरा एक बताता हूं और एक ये बताता हूं। ओके यूजुअली जो सब्सिडी इधर तो बनने का ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं पनामा पेपर्स या स्विट्जरलैंड में क्यों पब्लिक ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर देखा होगा स्विस बहुत बार सुनते हो आप, स्विस बैंक। क्यों? स्विस बैंक में अगर मैं डिपॉजिट करता हूं, मेरे से 1 रुपए का सोर्स पूछा नहीं जाता है।
स्विट्जरलैंड में, यूके में, यूरोपियन में अगर मुझे कंपनी फॉर्म होनी है तो कंपनी का एमओए में डॉक्यूमेंट सबमिट किया, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल अपने इंडिया में, एग्जाम्पल इंडिया में ऐसा नहीं था पहले, इंडिया लॉ भी ऐसा ही था 15-20 साल, 15-18 साल पहले। मैं आपको एक ऐसा छोटा सा किस्सा बना सकता हूं, जोकिंगली पॉइंट है पर वो कितना जोकिंगली है। हैदराबाद में एक कंपनी बनी थी पब्लिक लिमिटेड, मेरे को अभी इधर यूट्यूब पे चल रहा है, मेरे को आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। हैदराबाद में एक कंपनी बनी थी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक से सारा पैसा मंगाया, पैसा गिर रहा है इधर। ओके, आजा आजा आजा। तो अब सुनिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। आपको मालूम है पब्लिक से पैसा मंगाया उन्होंने, इन्वेस्टर है, प्रोस्पेक्टस देके पब्लिक से पैसा लिया, ऑफर ऑफ शेयर्स एंड अदर थिंग्स, और उसके बाद वो कंपनी का कोई बिजनेस ही नहीं दिख रहा है, कंपनी का बिजनेस ही नहीं, कुछ नहीं, और शेयर होल्डर परेशान। शेयर होल्डर किसके पास गए? ओके, किसके पास? कोर्ट के पास जा सकते, क्या ट्रिब्यूनल। अभी अपन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, पहले वाले में सीएलबी बोला जाता था, कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड के पास गए, सेबी आने के पहले का किस्सा है ये। कंपनी लॉ बोर्ड के पास गए, कंपनी लॉ बोर्ड ने आरओसी को बोला क्या भाई किधर है ये लोग, तो आरओसी बोले उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाके चेक करना पड़ेगा। आरओसी रजिस्टर्ड ऑफिस पे गई, आपको पता है वो क्या था? स्मशान भूमि। स्मशान भूमि was a registered office of a company which was a public limited company which issued a prospectus, collected a application money from the holders and company issue। इमेजिन करो क्या हालत हुई होगी आरओसी की। 1992-93 में सेबी आया, सेबी आने के बाद तो हर्षद मेहता का किस्सा वो ठीक थे, उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद भी जैसे किस्से आए, उसके एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ मालूम है क्या? उसके एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, फिर आरओसी ने चेंज किया। अभी कंपलसरी अगर आपने कंपनी खोली है तो आरओसी है ना आपका ऑफिस वेरीफाई करेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई करना होता है कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अगर आपको सीओआई दिया है ना, 30 दिन के अंदर आपके ऑफिस की जगह आके चेक करेगा। ओके, अब समझ रहे हो, मतलब आप ये देखो, मतलब ऐसा तो सर क्या ऐसा अभी भी स्विट्जरलैंड में ऐसा पॉसिबल है? अगर आपको एक कंपनी खोली स्विट्जरलैंड में, उनको सोर्स, मैं तुमको बता रहा हूं उधर सोर्स का प्रॉब्लम नहीं है। नीरव मोदी, माल्या क्यों उधर गए रे यूके में या यूरोपियन में? अरे उधर लॉ का टेंशन नहीं, बस तुम्हारे पास पैसे चाहिए। वो बोलते पैसे है क्या तुम्हारे पास? बस हमारे पास वो रखो। उनके अकाउंट में पैसा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको, उनको और बाकी कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा सोर्स क्या क्या टेंशन नहीं है, बाकी हम संभाल लेंगे। इसीलिए याद याद रखना, अगर बहुत फ्रॉड कर, मतलब अगर बाहर जाना रहता है ना तो अच्छा खासा अमाउंट का फ्रॉड होता है। 1-2 करोड़ फ्रॉड करके बाहर जाके वापस तो इधर ही आएगा और जेल में जाएगा। 1-2 करोड़ में उधर कुछ नहीं होएगा, उधर सनसेन करने के लिए 1,000, 5,000, 10,000। अबे सालो ऐसे करना मत। हाँ, एग्जाम्पल बताऊं, जोकिंगली बोला, बट नेवरदलेस मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि सर, ओके, एक सवाल आया कि सर ऐसी सब्सिडी कंपनी खोली, ऐसा कुछ हुआ, आपको आरओसी को कंसर्न नहीं रहता ये। आरओसी अभी मेरे को बताओ, एस लिमिटेड आपने इनकॉर्पोरेट किया, सुनो सुनो, एस लिमिटेड आपने क्या किया? इनकॉर्पोरेट। अभी क्या आरओसी ये एस लिमिटेड जाके चेक थोड़ा ना करेगी? मतलब इनकॉर्पोरेट हो गया, कंपनी है, एमओए देख लिया, ठीक है, भारत माता की जय मालिक, ठीक है, अगला पढ़ाओ। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट पॉइंट सुनिए। एक ए लिमिटेड है, वापस ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड है, उसको है ना कुछ कारणवश लाइसेंस नहीं मिल सकता। सर क्यों? क्योंकि कुछ कुछ कारण से उस पर कुछ बैंड ला गया है, कोई लॉ ने, कुछ पॉइंट ने, तो कुछ बैंड ला दिया कि आपको एक एक पर्टिकुलर बिजनेस का लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब ए लिमिटेड को मालूम पड़ा उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो मेरे को बताओ ए लिमिटेड क्या बनाएगा? बी लिमिटेड, मतलब कौन? सब्सिडरी। तो उसके बी लिमिटेड में पैसा किसका? ए लिमिटेड का। ओके, देखा जाए तो बी लिमिटेड अलग होनी चाहिए, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, और बी लिमिटेड को इन्वेस्ट करके सब्सिडरी बनाया और बी लिमिटेड ने लाइसेंस लिया, जो कि यूज कौन कर रहा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो लाइसेंस किसके नाम पे वैसे? बी, लेकिन यूज कौन कर रहा? ए। देखा जाए तो इसके लिफ्ट किया और लाइसेंस कैंसिल किया। आइडिया समझ में आया मालिक? अगला पॉइंट, अगर आप देखोगे ना तो आप सारे एग्जांपल में आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, कौन उड़ा रहा है पेपर ऊपर। ओके, आपको नहीं लग रहा है ऐसे? आपने सारे केस पढ़े अभी तक, ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट में सब में सब्सिडरी का ही किस्सा आ रहा है। समझ में आ रहा है? लाइफ में अभी कभी कुछ करना रहा, झोल मारना रहा, तो क्या बनाने की? बस, और होली ओन सब्सिडरी। समझ रहा है? ओके, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। ओके, याद रखना, ए कंपनी में समटाइम्स बी रिगार्डेड एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर और ऑफ अनदर कंपनी एंड मे देयरफॉर बी डीम्ड टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल। यानी वो सब्सिडी बनी थी लाइसेंस लेने के लिए, और लाइसेंस किसको देने वाली थी? मेरे को।
ओके, तो उसकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। हियर द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ दैट कंपनी। यानी मेरे को बताओ किसको लायबल बनाया गया है? ए को, बी को नहीं, बी तो सब्सिडी थी, तो लिफ्टिंग कर दिया ना, तो लिफ्टिंग करने के बाद हम किसको लायबल मान रहे हैं? ए को। आत्मा क्लियर? एंड आखिरी पॉइंट है, अगर फ्रॉड है वापस वो कॉपी पेस्ट है ये। अच्छा ये नाम याद रख लो, मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, ये डिस्कस कर लिया। पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना। ओके एक क्वेश्चन आता है सर, शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद भी अगर नहीं मिला तो सेक्शन 127 देखने का, 127 जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन एक्ट में है, गूगल पे मार के सर्च मार के देख सकते हो, सेक्शन 127। अगर आपको 30 दिन के अंदर डिविडेंड नहीं मिलता तो आप ट्रिब्यूनल के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो, और वो जिसने डिविडेंड नहीं दिया ओके वो जेल में जा सकता है। जेल में, जेल में, जेल में। क्रिमिनल ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस? डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद नहीं देना इज क्रिमिनल ऑफेंस, सिविल ऑफेंस नहीं। जेल कंफर्म है, बस तू कितना दिन ज्यादा लंबा करता है उसके ऊपर, 1 दिन, 5 दिन, 10 साल, मैक्सिमम 10 साल, ठीक है ना? तब तक तो क्या, फिर तो तब तक तो कंपनी भी बदल जाएगी। पर ये पॉइंट है। अगला पॉइंट ओके, मेरे ख्याल से अगला पॉइंट तो वापस सेम कॉपी पेस्ट आंसर मिल रहा है। ओके, कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर कोई कंपनी किया है डिफ्रॉड करने के लिए, डिफ्रॉड मतलब क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए वगैरह कुछ करने के लिए किया है, तो कंपनी क्या होगी? कंपनी क्या होगी? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। भारत माता की जय। झेपा क्या मालिक? एवरीबॉडी क्लोज करे पक्का? तो मेरे को बताओ दो क्वेश्चन कौन से क्लोज हुए? पहला क्वेश्चन साइलेंट फीचर्स, दूसरा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट वेल खाली मैं पूछ रहा हूं तो लिफ्टिंग नहीं करना है। कॉर्पोरेट वेल मतलब मेंबर एंड कंपनी आर डिफरेंट। कैन देयर बी ए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल? यस। कब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा? 5 केसेस। 5 केसेस में पहला केस कौन सा? सबसे पहला कौन सा केस? फॉरेन और फ्रेंड। दूसरा केस कौन सा? टैक्स बचाने के लिए, रेवेन्यू बचाने के लिए। तीसरा पॉइंट ओके कोई क्या था? नहीं नहीं, तीसरा अवॉइड क्या? लीगल ऑब्लिगेशन। चौथा सिनारियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सब्सिडी बनाई टू एक्ट एज एन एजेंट। एंड पांचवा सिनारियो फ्रॉड करने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए, क्रेडिटर्स के साथ डिफ्रॉड करने के लिए वो कंपनी बनाना इज नथिंग बट ओके आपके लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल आएगा। सर डिफ्रॉड करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? डिफ्रॉड करने के लिए अगर आपने कोई भी कंपनी बनाई है, जो मैं वापस बोल रहा हूं, व्हेन द मतलब डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज टू अडॉप्ट फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस, ओके लॉ को डिफीट करना, कुछ करना, तो उसके लिए बनाया है, तो आपके लिए ओके लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा। ओके मैं वापस, अच्छा एक एक किस्सा मेरे को समझा दो सर। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हुआ है, सुनो 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 मेरी आत्मा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन क्या जाता है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हुआ है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या जाता है मालिक? मतलब अच्छा मेरे को बताओ, मेंबर एंड कंपनी आर सेम और डिफरेंट? पक्का? अगर कंपनी ने कुछ कांड किया तो किस पे फाइल करोगे केस? कंपनी पे, मेंबर पे नहीं करोगे ना। जब ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है, मेंबर का गला पकड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? यानी इन 5 केसेस में हम जो इनके मेंबर है ना उनका गला पकड़ेंगे। यानी मेरे को बताओ, जो भी सब्सिडरी का किस्सा बताया, सब्सिडरी केस में सब्सिडरी का गला नहीं पकड़ेंगे, सब्सिडरी का होल्डिंग, यानी क्या एग्जांपल दिया था मैंने ए दिया था ना, ए का गला पकड़ेंगे और मां कसम जेल में डालेंगे। समझ में आ रहा है? ए भारत माता की जय। झेपा गया पक्का? हंसी आया? कुछ कुछ पॉइंट हुआ? पक्का ना? नहीं कुछ टेंशन नहीं ना? कुछ पॉइंट हुआ तो बता मेरे को, मेरे साथ भी शेयर कर, मैं भी हंस लूंगा जिंदगी में थोड़ा बहुत। विद बिहाइंड द कंपनी। आत्मा क्लियर है? अच्छा मेरे को बताओ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट पक्का क्लियर? क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट खत्म है तो अपना पहला बेस क्रंच खत्म। ठीक है, एक 2 मिनट और लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं अपन। ठीक है ले देना भाई, चिंता क्यों कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा मेरे को, मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं क्या? एक मैं बात बताओ, मेरे पूरे कैरियर में, मतलब जब से मैं सीए बना उसके बाद से, सीए बनने तक ठीक था, सीए बनने के बाद से ना मैं अपने पूरी लाइफ में ओके मतलब जितनी लिस्ट निकालनी निकाल लो, मतलब आप किसी भी पूछ लो ओके, मैं आपको मतलब ऐसा एक एग्जैक्ट बता रहा हूं, मैंने अपने बाप तक की नहीं सुनी है। तो तुमको समझा? तो तुम मेरे को समझा क्या तुमको? अच्छा इसका मतलब मेरे को मत बताओ कि मैंने क्या करना चाहिए। समझा? अच्छा अभी भी नहीं समझा तो मेरे को मत, मतलब ब्रेक वेक मेरे को मालूम है, मेरे को जब मन करेगा देगा मैं। ओके समझ रहा मैं? हाँ ठीक है।
तो मेरे केस में कभी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ हो ही नहीं सकता, समझा? अपनी खुद पर्सन है, अपनी खुद कंपनी है, अपनी खुद सब कुछ है, अपनी भगवान है। बढ़िया, सुन, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, जिसको आपने मिस नहीं करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ओके, ये है क्लासेस ऑफ कंपनी। क्लासेस ऑफ कंपनीज, क्लासेस ऑफ कंपनीज, यानी ये एक छोटा सा पोर्शन है बिफोर स्टार्टिंग इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए, छोटा सा पार्ट रहता। क्लासेस ऑफ कंपनी की बात करें तो क्लासेस ऑफ कंपनी में हम लोग बात करेंगे, सबकी आत्मा इधर, क्लासेस ऑफ कंपनी में हम लोग बात करेंगे टोटल 5 क्लास ऑफ कंपनी। कितनी क्लास? सारी आत्मा इधर तोड़। पहला क्लास लाइबिलिटी, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। ओके, और ये अपन ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी कौन से क्लासेस ऑफ कंपनी है? 3। कौन से? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। बाप मालिक समझ में आया मालिक? एवरीबॉडी? तो ये तो भाई खत्म है ना अपना, लेकिन इसमें मेरे को कुछ एक डिस्कशन करना है जो मैं थोड़ा एमओए में लेके जाके डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। ओके, मतलब कॉन्सेप्चुअली याद है ना मालिक? अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर्स में कितनी लायबिलिटी होती है? जितना फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। लिमिटेड बाय गारंटी में जितनी गारंटी दी है, किधर लिखी होती है गारंटी? एमओए में। ओके, वो कब मंगाई जाती है? वाइंडिंग अप में। लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी में क्या डिफरेंस होता है? लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर्स अमाउंट हम कभी भी मंगा सकते हैं, ड्यूरिंग द कंपनी का लाइफ टाइम ऑल्सो, वाइंडिंग अप ऑल्सो। लेकिन गारंटी में हम लोग कब मंगाएंगे? खाली वाइंडिंग अप। इज दैट पॉइंट क्लियर? लिमिटेड बाय शेयर्स में जो आपकी लायबिलिटी होती है खाली नॉमिनल वैल्यू तक होती है। गारंटी में कौन से अमाउंट तक होती है? जो आपने गारंटी दी है। ओके, जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसका अमाउंट कहां पर लिखा होता है? एमओए। गारंटी अमाउंट कितना लिखी होती है? एमओए। दोनों में एमओए में लिखा होता है। भारत माता की जय। जेपा मालिक, क्या बात है? तीसरा सिनेरियो कौन सी कंपनी? अनलिमिटेड। आत्मा क्लियर? दूसरा डिस्कशन का विषय आएगा मेंबर्स, बेस्ड ऑन मेंबर्स। सर बेस्ड ऑन मेंबर्स कितने? 3, ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक। ओके, मेरे को बताओ ओपीसी में कितने मेंबर चाहिए? 1। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1 ही, यानी मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। इसमें मैक्सिमम मत करना 200, क्योंकि मैं आपको बता दूं ओपीसी इज ए प्राइवेट कंपनी। ओपीसी कौन सी कंपनी है बेटा? यानी ओपीसी और प्राइवेट कंपनी दोनों कंपनी प्राइवेट कंपनी है, यानी एक्चुअली देखा जाए 2 ही कंपनी है, प्राइवेट एंड पब्लिक। बस प्राइवेट कंपनी में और एक क्लासिफिकेशन दे दिया गया है जिसको नाम दिया गया है ओपीसी। तो ओपीसी भी कौन सी कंपनी? वैसे प्राइवेट, लेकिन याद रखना उसको 200 में ऐसा कुछ लिमिट नहीं लगाना, ठीक है? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने चाहिए? 2। पब्लिक में कितने चाहिए? 7। ओके, तो कितना चाहिए? 1, 2, 7। 1, मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 1, 200, 15 नहीं 200, और इसमें अनलिमिटेड। समझ में आ रहा है? यानी इसमें मिनिमम कितना होगा? 1, इसमें मिनिमम कितना होगा? 2, इसमें मिनिमम कितना होगा? 7, इसमें मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 200। लिमिट है, 200 के ऊपर नहीं जाने चाहिए। और इधर मैक्सिमम अनलिमिटेड, इसमें कितने भी हो सकते हैं। मेंबर्स, मेंबर्स, मैंने क्या बोला? मेंबर, शेयर नहीं। 200 शेयर देना मतलब आंख कसम खत्म है कहानी। तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी वो। तो शेयर्स कितने भी दे सकते हैं, पर मेंबर्स कितने होने चाहिए? 200। यानी एग्जांपल, मेरे पास अगर 500 करोड़ शेयर है, 500 करोड़ शेयर है, लेकिन 3 ही मेंबर है, चल सकता है क्या? यस। मेंबर्स के ऊपर लिमिट डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, डिस्कस करेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। आत्मा क्लियर? बहुत भारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। ओके, तो मेरे को बताओ पहला, अच्छा क्या डिस्कस कर रहे हैं सर? क्लासेस ऑफ कंपनीज। क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो पहला क्लास ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन लायबिलिटी, कितने उसके अंदर? 3, शेयर, गारंटी। ओके, दूसरा पॉइंट बेस्ड ऑन पर्सन, कितने? 3, ओपीसी, पब्लिक। पक्का क्लियर? 2 मिनट। ओके, थर्ड पॉइंट बेस्ड ऑन कंट्रोल, बेस्ड ऑन कंट्रोल। अभी थोड़ी देर पहले नाम सुने 2-3। एक है होल्डिंग, एक है सब्सिडी, और एक है एसोसिएट। 3 नाम देखने के। कौन से 3 नाम? होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट। होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट। अच्छा, होल्डिंग और सब्सिडी समझ में आ रही क्या? होल्डिंग मतलब होल्ड कर रहा किसी में, तो सब्सिडी जो होल्ड कर रहा, समझ में आ रहा है? एसोसिएट भी होल्ड करने वाला है, कोई तो होल्ड कर रहा होगा, पर कुछ परसेंटेज का डिस्कशन आएगा। ओके, तो एसोसिएट में हमेशा 20% होता है, सब्सिडी में 50 से ज्यादा, 50 से। बट नेवरदलेस 3 नाम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पक्का?
अगला पॉइंट एक्सेस, क्या नाम है? एक्सेस, एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू, एक्सेस टू दो, लिस्टेड अनलिस्टेड। ओके, काम खत्म। आत्मा क्लियर? मेरे को बताओ, ये तो आंसर पांचट है। लिस्टेड मतलब कौन सी होती है? पब्लिक नहीं, जो लिस्ट होती है। कहां पर लिस्ट होती है? स्टॉक एक्सचेंज। सर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? सब्जी मंडी। अरे सब्जी मंडी होती है, वही है स्टॉक एक्सचेंज। सब्जी मंडी में बेचने वाला भी आता है, खरीदने वाला भी आता है। स्टॉक एक्सचेंज में भी बेचने वाला आता है। बस बस आपके फाउंडेशन के सिलेबस में जो इधर आंसर दिया है, ये टेक्निकली आंसर गलत है। मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूं। आपका आप गूगल पे सर्च मारो, पूरा गलत है, पूरा गलत, लेकिन दिया एग्जांपल। तो आप इंटर में जाओगे, थोड़ा मैच्योर वे से इंटरेक्ट करना। इंटर में जाके ऐसा आंसर मत देना, नहीं तो मैं गालियां सुनूंगा। तो इधर जब आंसर आएगा, इधर जो लिस्टेड का लिख रहे हैं अपन, वो सिर्फ फाउंडेशन तक सीमित रहेगा। समझा मालिक? तो इधर एक पॉइंट आपको मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट आता है अदर्स। क्लास क्या आता है? अदर्स। अदर्स में आपको याद रखना होगा, सबसे पहला नाम है गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, उसके बाद है सेक्शन 8 कंपनी, उसके बाद है डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन मैं एक एमओए का सेक्शन यहां पर कवर करने वाला हूं, इसीलिए ये पॉइंट बचा हुआ है अपना। दूसरा, ये पांचट आंसर है, लेकिन इसमें प्राइवेट का डेफिनेशन, पब्लिक का डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, पर है झिम झिप जाता। तीसरा, बाप कॉन्सेप्ट कि होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट, लेकिन परसेंटेज का याद रखना है, बाकी कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ओके, ये तो 2 मिनट का काम भी नहीं है। मेन डिस्कशन किधर जाएगा? ये जिसके अंदर मैं अगर आप बोलूं, ओके ये एक बहुत टाइम लगता, टाइम मतलब मेरा डिस्कशन सेक्शन 8 और एक गवर्नमेंट कंपनी, बाकी तो आपके लिए 2-2 मिनट, 2-2 मिनट, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। ओके सर, क्या ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं? 100% यस। और ये सबसे तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस पे आप रिस्क ही नहीं लेना है। और मैं आपको जस्ट ये टारगेट आपको बता देता हूँ, जस्ट ये पॉइंट पे। जैसे ही ये काम खत्म हो जाता है ना, ओके ये काम खत्म हो जाता है ना अपना, ओके ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस बाकी सब में पूरा पांचट है, ये इसके बेसिस में लिंक करेंगे अपन। बाकी तो ठीक है, बाकी तो बहुत मैनेजेबल, बहुत आराम से मैनेजेबल है पॉइंट। आत्मा क्लियर है? ब्रेक लेते हैं 10-15 मिनट का, ओके फिर चालू करते हैं। तोड़ मैन।